साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एक बहुत खतरनाक और एक बहुत बड़ी चुनौती पूरी मानवता के लिए मेरे मान से, जो हम सब के लिए एक साथ सामने खड़ी है, और इसको हमको डील करना है, मिलके डील करना है, और इसे भी जीतना है। जैसे आजकल हम कोरोना से जीतने के लिए सब घर पे हैं। वी आर फॉलोइंग द स्लोगन स्टे एट होम। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से भी हमें जीतना है, और हम मिलके ही जीत सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको पहले बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ ये बताना चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों है। साइबर क्राइम के बारे में लोग इतनी गंभीरता से नहीं विचार करते, इतने उसको मतलब इफेक्टिवली जितना देखना चाहिए नहीं देखते। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं थोड़ी बात करूं कि इतनी बड़ी चुनौती ये क्यों है, माइंडसेट्स एंड चैलेंजेस, ये मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझाने की कोशिश करूंगा साइबर सिक्योरिटी के, जो आपको जानना जरूरी है, और अंततः कुछ साइबर क्राइम की बात हो जाए, जो आज के युग में इस कोविड एरा में सबसे ज्यादा घटित हो रहे हैं। ये मेरा फ्लो होगा, और उसके बाद आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आर वेलकम द टाइम वी हैव, एंड इफ आई हैव आंसर्स मैं आपको आंसर्स भी दूंगा। तो इसी तरीके से अपन चलेंगे। तो सबसे पहले ये इतनी बड़ी चुनौती, अपन उसकी बात करें। मेरे विचार में, मेरे अभी इंट्रोडक्शन में संजय ने बताया है कई बातें, कई चीजें उन्होंने नहीं बताई हैं, पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 5 कॉन्टिनेंट्स में पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूं। घूमने नहीं गया हूं। 5 कॉन्टिनेंट्स में, 5 उप महाद्वीपों में मैंने पुलिस अधिकारी के नाम से के रूप में काम किया है। अफ्रीका, यूरोप, मिस्टर मुकेश भाटी, आप अपना म्यूट करिए। ओके सर, म्यूट कर दो ना जी। ये आप कंट्रोल मेरे को दे दो, मैं ही कर दूंगा म्यूट। एनीवे, सो 5 कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इन सब कॉन्टिनेंट्स में पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती है। पब्लिक सिक्योरिटी के लिए अगर हम आज के युग में 1-2 मेन चुनौतियों की बात करें, which are the 1 or 2 major threats to public security, अगर आज के युग में हम बात करें, आने वाले समय की बात करें, तो साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी उसमें से एक जरूर है। जस्ट इमेजिन, नंबर 1 एंड चुनौतियों में इसका नंबर आता है, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, समझेंगे, इसकी बात करेंगे, और फिर जब एक बार समझ जाएंगे तो फिर सब लोग हम कुछ करेंगे, और फिर करेंगे तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे। ये हमारा आज का विषय है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी आपसे बातें करूंगा, मैं पुलिस अधिकारी के रूप में करूंगा। मेरा 29 साल का पुलिस का अनुभव है, मेरा 10 साल का साइबर सिक्योरिटी में अनुभव है। इतना अनुभव शायद कम ही लोगों को हो पुलिस ऑफिसर्स के रूप में। मैंने इसको स्टार्ट किया था एज अ इंटरेस्ट, मेरी शौक के रूप में, कि भाई नई चीज है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, 10 साल पहले, तो कुछ करके देखते हैं, नया क्षेत्र है उसमें काम करना है, क्योंकि मेरा बहुत नए नए क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में मैंने काम किया है, तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था। इस क्षेत्र में, साइबर सेल में, साइबर क्राइम के ब्रांच में मैं कभी पोस्ट नहीं हुआ, ये कभी मेरा काम नहीं रहा है, बट मैंने इंटरेस्ट के रूप में इसको लिया, और अब मेरा ये पैशन बन गया है, मेरा मिशन बन गया है। इसीलिए मैं ये अब भी कर रहा हूँ 10 साल बाद भी। तो फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप से संबोधित करूंगा। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा साइबर अपना कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं मानता, ना मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का विजर्ड मानता हूं, और ना ही मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा गैजेट का गुरु मानता हूं। मैं अपने आप को एक अच्छा अनुभवी पुलिस अधिकारी मानता हूं। तो एज ए पुलिस अधिकारी मैं आपको बातें साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा की बताऊंगा। इसीलिए ये बातें होंगी किस प्रकार की? ये बातें होंगी कॉमन सेंस की। अपराध से बचना, अपने आप को सुरक्षित रखना, इन सब चीजों के लिए एक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉमन सेंस, जो सबके पास होती है, इक्वल मात्रा में होती है। जितनी मेरी पास उतनी आपके पास। पर मैंने देखा है कि जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, जब भी कोई कठिन मौका आता है, तो यही जो कॉमन सेंस होती है, जो बहुत कॉमन होती है, वो सबसे अनकॉमन हो जाती है। हमारा साथ सबसे पहले अगर कोई छोड़ती है तो हमारा कॉमन सेंस छोड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए मैं आपको कॉमन सेंस की बातें करूंगा आज, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कॉमन सेंस की बातें। इसलिए मेरा विश्वास है कि कई चीजें जो मैं आज बोलूंगा वो आपको मालूम होंगी। शायद आपको सब कुछ भी मालूम हो सकता है आपको सब मालूम हो जो मैं आज बोलने वाला हूं, हो सकता है आपको कुछ कुछ मालूम हो जो मैं बोलने वाला हूं, बट फिर भी मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा कि अगर मालूम भी है तो फिर से सुनिए।
क्योंकि अगर आप फिर से सुनेंगे तो जो बातें मैं बोलूंगा वो आपके सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे, राइट। एक चीज को बार बार सुनने से वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, घर कर जाती है वो चीज। तो अगर ये भी बात आप जानते हो जो मैं बोलने वाला हूँ, अब फिर से सुन लो, आपके सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। वही मैं चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब भी क्राइसिस आता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन, तो एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक शब्द क्राइसिस में, इमरजेंसी में, वो शब्द क्या है? वो शब्द है रिस्पॉन्स। आपका उस परिस्थिति को, उस स्थिति में क्या रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई क्राइम की सिचुएशन हो, कोई एक्सीडेंट की सिचुएशन हो, तो फिर आपका उसके प्रति रिस्पॉन्स कैसा है? अगर आपका रिस्पॉन्स उसके प्रति त्वरित है, इमीडिएट है, बच सकते हो बिल्कुल से। मान लीजिए आपके सामने कोई चाकू लेके खड़ा है, क्या आप सोचने लग जाएंगे कि आपको क्या करना है? अगर आप सोचोगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अगर आप कुछ करोगे तो शायद आप उस स्थिति से बच जाओगे। और आप कब करोगे? जब आप ऑटोमेटिकली कुछ करोगे, वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स, बिना सोचे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, वो आपको किसी क्राइसिस से, इमरजेंसी से बेहतर ढंग से वो टाइप का रिस्पॉन्स बचा सकता है, करेक्ट। अब ये बताइए, वो रिस्पॉन्स आप कब दोगे? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आप वो तब दोगे जब वो आपके सिस्टम का पार्ट होगा, जब आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। क्राइसिस देखी, इमरजेंसी देखी, रिस्पॉन्स इमीडिएट दिया। कब दिया? आपके सिस्टम का पार्ट होगा। जब आप घर से बाहर जाओगे तो घर में ताला लगाना है, कोई आपको बताता है क्या? कोई नहीं बताता। आप फिर भी ताला लगाते हो ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर सिस्टम। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको मालूम है तब भी सुनिए, क्योंकि फिर वो आपके सिस्टम का पार्ट हो जाएगा और फिर आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वो किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होता है, including a cyber crime situation. Okay, so please listen carefully. It is for your benefit and your goodness. If you know it, and if you don't know anything, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप एक नई बात सीख लेंगे। तो विन विन सिचुएशन। लेट्स प्रोसीड। सेकंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज दिस, कि ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों है। मैंने आपको शुरू में बोला ये चुनौती है। एक दो जो सबसे बड़ी पब्लिक सुरक्षा को अगर कोई चुनौतियां हैं तो उसमें से एक दो टॉप 1 और 2 में आएगी साइबर सिक्योरिटी। ये मैंने क्यों बोला, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये पूरे दुनिया में मैंने क्राइम देखा है, दुनिया के हर कोने में मैंने क्राइम देखा है, हर प्रकार का क्राइम देखा है, और हर प्रकार के अपराध और सिक्योरिटी सिचुएशन को मैंने डील किया है। तो इतने बड़े अनुभव के बाद आपको बता सकता हूं कि साइबर क्राइम दुनिया में किसी भी कोने में घटित होने वाले किसी भी अपराध से अलग अपराध है, अलग अपराध है। इट्स अ डिफरेंट क्राइम, दुनिया में कहीं भी होने वाली क्राइम से अलग क्राइम। इसीलिए इतनी बड़ी चुनौती, इसीलिए जितनी भी सुरक्षा बल है, पुलिस है, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट बोलिए, वो इसको ठीक से समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें नागरिकों को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए। इसी प्रकार से नागरिक भी नहीं समझ पा रहे, इसीलिए इतना बड़ा चैलेंज, इसीलिए इतनी बड़ी खतरा, क्योंकि इट इज डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया का अपराध है ही नहीं। इट इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ द रियल वर्ल्ड, एक्चुअल वर्ल्ड, असली दुनिया, वास्तविक दुनिया, आप उसको कोई भी नाम दो, वो इस दुनिया का अपराध नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक अलग दुनिया का अपराध है। वो किस दुनिया का अपराध है? वो इस दुनिया का अपराध है। डिजिटल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, डिवाइस बेस्ड वर्ल्ड, वो इस दुनिया का अपराध है। इसीलिए अगर आप ये समझो दोस्तों कि ये तो एक दुनिया नहीं है, ये तो सिर्फ एक गतिविधि है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं तो फोन पे बात ही तो कर रहा हूँ, गतिविधि कर रहा हूँ। हाँ, आप गतिविधि कर रहे हो। मैं चैटिंग ही तो कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, गतिविधि तो कर रही हूँ। यू करेक्ट, गतिविधि कर रही हूँ। बट जब आप ये गतिविधियां कर रहे हैं तब आप एक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस गतिविधि के करने के दौरान आप इस डिवाइस के माध्यम से एक दुनिया से जुड़ रहे हैं। उस दुनिया का नाम है डिजिटल, वर्चुअल, साइबर, जो भी आप नाम दो, वर्ल्ड। और वो भी एक दुनिया है। आप कभी ये उसमें वो मत रहना भ्रम में कि वो दुनिया नहीं है, वो भी दुनिया है। और जितना असली दुनिया में अपराध, अपराधी, चुनौती, खतरे, डेंजर्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं, असली दुनिया में है, भरपूर है, उतने इस दुनिया में भी है। डोंट एवर थिंक दैट कि इस दुनिया, ये दुनिया नहीं है, पहली बात तो। और अगर दुनिया है तो उसमें उतने ही क्राइम, क्रिमिनल्स, ऑफेंसेस, डेंजर्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम सब हैं। वर्चुअल दुनिया में भी उतने ही हैं, शायद उससे ज्यादा ही हो। बट द प्रॉब्लम इज वो दिखते भी नहीं है। अब बहुत देर नहीं हो गई।
जब तक आप अपराध का शिकार नहीं हो गए, तब तक तो सब अच्छा दिखता है, सब मजा है, सब मजेदार। जब अपराध, क्योंकि इसमें खतरा दिखना नहीं, अपराधी दिखना नहीं, अपराध दिखना नहीं, होना सब, इसलिए बहुत लेट हो जाए तब पता चले, उसके बाद क्या करिए, फिर ट्राई कर लीजिए अपने आप अपनी को बचाने की, मे बी इट्स टू लेट। तो व्हाट इज द बेस्ट वे, दैट आप उसमें उस अपराध में फंसो ही ना, पहले से ही जानो कि ये एक दुनिया है, इसमें भी खतरे हैं, इसमें भी क्राइम है, क्रिमिनल है, दिखते भी नहीं है, तो हमें उसके लिए सुरक्षित रहना शुरू करना पड़ेगा, आप सोचना पड़ेगा। आपको वर्चुअल, असली दुनिया में कोई आपको कट्टा दिखा के आपको लूट लेगा, वर्चुअल दुनिया में आपको कोई कट्टा नहीं दिखाने वाला, पर आप उससे बुरी तरह लुट जाओगे। असली दुनिया में शायद वो कट्टे से कोई फायर करके किसी को मार भी डाले, वर्चुअल दुनिया में कोई किसी कट्टे पे फायर नहीं करने वाला, बट फिर भी आपकी जान जा सकती है। ब्लू व्हेल चैलेंज और ये सब आपने सुना है, तो ही मैं बोल रहा हूँ, खतरे हैं, अपराध हैं, अपराधी हैं, सब है, दिखते नहीं है। एंड तक, जब तक आप फंस ना जाओ, आपका अपराध घटित ना हो जाए। ये बात आप मेरे से फिर पूछ सकते हो कि आपने बोला अपराध है, अपराधी है, मान लिया, अलग दुनिया है, मान लिया, दिखते नहीं है, ये भी मान लिया, बट फिर भी इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? ये इसलिए इतनी बड़ी चुनौती, वो भी एक शब्द में आंसर, ये इसलिए बड़ी इतनी चुनौती है कि हम सब लोग इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मेरा मतलब मैं बताता हूँ, मेरा मतलब ये, क्योंकि हम इंसान हैं, हम असली दुनिया के लिए पैदा होते हैं, हम असली दुनिया में पैदा होते हैं। We are born into the real world. We are born for the real world. We are not born in this world. इस दुनिया में हम पैदा नहीं होते, वर्चुअल दुनिया में, इसमें हम कनेक्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम इस दुनिया के लिए भी पैदा नहीं होते हैं, हम असली दुनिया के लिए पैदा होते हैं। मेरा मतलब ये है कि हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर, इंस्टिंक्ट, एक्शन, रिएक्शन, ओपिनियन, जितनी भी ये शब्द हैं, ये सब बने हैं असली दुनिया के लिए। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो वर्चुअल दुनिया के लिए बनी है। यही है सबसे बड़ा खतरा। मैं आपको उसका एक उदाहरण दे देता हूं, आपको सब समझ आ जाएगा। एक इंस्टिंक्ट होती है, फितरत, अगर आप इंसान हो, आप ऐसे ही होगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, ये आपकी इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट। क्या है वो? व्हाट यू सी इज व्हाट यू बिलीव। जो आपको दिखता है आप उस पर विश्वास करते हो, जो आपको सुनता है आप उस पर विश्वास करते हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, आपने सुना है, इसलिए आप उस पर विश्वास करते हो। उसके आधार पे फिर आप अपना ओपिनियन बनाते हो, एक्शन बनाते हो, रिएक्शन लेते हो, आप कुछ एटीट्यूड, बिहेवियर, सब कुछ किस आधार पे? जो आपने देखा या आपने सुना, क्योंकि आपने खुद देखा और खुद सुना। अब यही इंस्टिंक्ट इंसान है, ये इंस्टिंक्ट आप में होगी। अगर यही इंस्टिंक्ट आप इस दुनिया में लगाने लग जाओ, तो ये बताइए आप सही रहोगे कि गलत? बहुत बार गलत, क्योंकि इस दुनिया में तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है, हर चीज सही नहीं होती। और अगर आप मानने लग जाओ तो आप गलती करोगे और किसी ना किसी अपराध का शिकार हो सकते हो। तो इसीलिए आपको माइंडसेट बदलना है। जब आप रहते हो वर्चुअल दुनिया में, आपको एक अलग मानसिकता बनानी है, असली दुनिया की नहीं, वर्चुअल दुनिया की। और ये जो अपने इंस्टिंक्ट्स है ना इंसान होने के, वो आप उसमें मत लगाना। स्क्रीन जैसे प्लीज संजय, आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा, आपका कंट्रोल सबको। इनका एक्चुअली क्या है कि आपके जो ये लोग हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते हैं और ये पकड़े जा सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो, है ना। तो आप कृपया करके ये सब मत करिए, आपके लिए प्रॉब्लम हो। एनीवे, तो अब मैं आपको आगे बताऊं कि इसमें अलग दुनिया, अलग मानसिकता बनाइए, नहीं बनाएंगे आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी बात, ये दुनिया अलग है, इसमें बहुत क्राइम क्रिमिनल्स हैं, दिखते नहीं है, तो इसलिए आपको अभी से सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा, अलग मानसिकता बनानी पड़ेगी, रिस्पॉन्स सही देना पड़ेगा और हर बार वो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। यही मैं बोलना चाह रहा था। अब तीसरी बात आपको बता के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। तीसरी बात ये है कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्चुअल वर्ल्ड में किसकी होती है? Who is responsible for your security in the virtual world? असली दुनिया में कौन है रिस्पॉन्सिबल? असली दुनिया में आपको सुरक्षित रखने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। पहली बात तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद हम खुद प्रयास करते हैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रहने के लिए। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। घर से बाहर जाएंगे, घर में ताला लगाएंगे, राइट, रोड क्रॉस करेंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे, अगर किसी शहर में जाएंगे रात में तो किसी सूनी गली में नहीं घुसेंगे। क्यों? ये सब क्यों करते हैं? सुरक्षित रहने के लिए। ऐसे आप खुद स्वयं इतने भरपूर प्रयास करते हो पूरा दिन, आप खुद करते हो, आपका परिवार करता है आपके लिए, आपका समाज करता है, पुलिस करती है, सरकार करती है, सब लोग प्रयास करते रहते हैं आपको, हमको, सबको सुरक्षित रखने के लिए। आप खुद भी प्रयास करते हो भरपूर, फिर भी क्या सब अपराध खत्म हो गए? क्राइम इज फिनिश्ड, रामराज आ गया, सब खत्म?
सब सुरक्षा नहीं, फिर भी अपराध होते हैं। आपके मेरे सब दुनिया के आपके प्रयासों के बावजूद भी अपराध होता है। ये है रियल दुनिया। अब वर्चुअल दुनिया जिसमें आप लोग और हम लोग बहुत सारा समय बिता रहे हैं, अब बताइए उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपको अगर सुरक्षित रहना है तो कौन सुरक्षित रखेगा आपको? आप सोचिए, 2 मिनट में आपको बताता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, साइबर क्राइम इज अ क्राइम बिटवीन अ इंडिविजुअल एंड हिज डिवाइस। आपके और आपके डिवाइस के बीच का क्राइम इज साइबर क्राइम। सही है? तो आपके और आपके डिवाइस के बीच में कौन आता है? कोई व्यवस्था, कोई व्यक्ति आ सकता है? ये सोच लीजिए उसको। मैं आपको 1-2 उदाहरण दे देता हूँ तब तक। फेसबुक में आप भी प्रोफाइल बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, अगर आप यूज करते हो तो। मेरे को 16 साल की लड़की बन के प्रोफाइल बनाने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है? आज तो नहीं है। तो अगर मैं 16 साल की लड़की बन गया, एक प्रोफाइल बना लिया और किसी को भी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, उनको सामने क्या दिखेगा? एक 16 साल की लड़की का प्रोफाइल। और हम तो सब जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं, हमारा इंस्टिंक्ट है। सपोज आपने विश्वास कर लिया और गलती से वो आई एक्सेप्ट बटन दबा दिया, गलती से, बट दबाया किसने? आपने खुद दबाया। मैं वहां पे नहीं आया आपको धमकाने चमकाने की बटन दबाओ, आपने खुद दबाया। करेक्ट? एक और उदाहरण, एक फोन आता है, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। कोई व्यक्ति फोन करता है, किसी व्यक्ति को फंसाता है, बरगलाता है, उससे फिर उसकी पर्सनल जानकारी लेता है, वो व्यक्ति दे देता है, गलती से देता है, बट देता कौन है? विक्टिम खुद देता है। अगेन, कोई जबरदस्ती नहीं करता उससे, गलती से सही देता खुद है। एक और उदाहरण, आपके डिवाइस को मेरे को अगर कंट्रोल करना है तो मेरे को वायरस भेजना है आपको। अगर मैं एक वायरस भेजूं जिसमें लिखा है ये वायरस है, डाउनलोड कर लो, आप करोगे? कभी नहीं करोगे। तो मैं तो कोई ऐसी चीज भेजूंगा जो आप डाउनलोड करोगे, पर वो डाउनलोड बटन दबाएगा कौन? अगेन धोखे से विक्टिम खुद दबाएगा। मेरा यही कहना है कि हम खुद ही गलत व्यक्ति से फोन पे बात करके पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हम खुद ही गलत व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम खुद ही गलत फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, व्हाटएवर। ऐसे में हमको कौन बचा सकता है? कोई व्यक्ति है, एक जो जानकार व्यक्ति, जो एक जानकार, हर करोड़ों लोग जो दुनिया भर में वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय बिता रहे हैं, एक व्यक्ति सबके साथ बैठ जाए पूरे 24 घंटे और बोले कि मत करो ये सब चीजें, फोन बंद करो, गलत व्यक्ति से बात मत करो, गलत फाइल डाउनलोड मत करो, गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बैठ सकता है सबके साथ? नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था है जो आपके और आपके फोन के बीच में आपको ये आके करने से रोक सकती है, आपके और आपके डिवाइस के बीच में? ऐसी व्यवस्था आज तो नहीं है। तो ना कोई व्यवस्था है, ना कोई व्यक्ति है जो आपको साइबर फील्ड में, साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसे में कौन सुरक्षित रखेगा आपको? ऑब्वियसली आप खुद रखोगे अपने आप। इट्स वेरी सिंपल, है ना? तो मेरा मानना है कि साइबर सुरक्षा के लिए आपको साइबर सुरक्षित कोई नहीं रख सकता, सबसे अच्छे ढंग से आप खुद रख सकते हो। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स, यू नो, बट दैट्स वेरी लिमिटेड। मेन हम खुद। आपको वर्चुअल वर्ल्ड में सुरक्षित कोई नहीं रख सकता, आप खुद रख सकते हो। कब रखोगे? आप तब रखोगे जब आप उसके बारे में जानोगे। वेरी सिंपल। अब मैंने पहले बोला, क्राइम से लड़ना है, कॉमन सेंस की बात है, तो आप तो जानते भी होगे कई चीजें, तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जान के फिर कुछ करना ये और भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं जागरूकता। सिर्फ जानना जागरूकता नहीं है दोस्तों, जान के कुछ करना वो है जागरूकता। दैट इज अवेयरनेस। इसलिए आई ऑलवेज से, साइबर क्राइम से बचना है, अवेयरनेस इज द की, वो है चाबी। साइबर सुरक्षा की चाबी अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जानना और जान के कुछ करना। बिकॉज इस गैप, ये जो गैप होता है ना जानने और करने में, ये भी रहता है। कई सारी इमरजेंसीज, क्राइम और एक्सीडेंट्स इसी गैप में होती है। हेलमेट पहनना जरूरी आप खुद की सुरक्षा के लिए है, ये सब जानते हैं, आई एम 100% श्योर, सब जानते हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, फिर भी नहीं पहनते। गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग, ये गैप मत रखना। आपको साइबर सुरक्षा अगर रखनी है तो आपको खुद करना है। अलग दुनिया है, अलग माइंडसेट है, क्राइम क्रिमिनल भरपूर है, दिखते भी नहीं है, इसलिए मानसिकता बदलनी है, रिएक्शन देना है, ऑटोमेटिक देना है, आपके सिस्टम का पार्ट बनाना है, और जान के हमेशा करना है, एंड लास्ट हमेशा करना है, नॉट कभी कभी। ये भी मैंने देखा है साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी में, कभी कभी कर दिया सुरक्षित बिहेवियर, कभी कभी नहीं किया, कभी कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया किसी अनजान का, कभी कभी नहीं किया, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है। आई ऑलवेज ऑल्सो से, साइबर क्राइम से लड़ना मतलब सिक्योरिटी इज अ हैबिट, इट्स नॉट अ चॉइस। ये एक आदत है, विकल्प नहीं है। आपको हर बार करना है। कभी कभी घर से बाहर गए ताला लगाया, कभी कभी घर से बाहर गए ताला नहीं लगाया, ऐसे करते हैं क्या अपन?
नहीं करते। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में भी जानना, करना, हमेशा करना और आज से करना। अगर आप जानते हो ये बातें तो फिर सुनना, सिस्टम का पार्ट बनाना, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना, हर बार देना और उसका सुरक्षित रहना। इससे मैं स्टार्ट करूंगा। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। एक मेरे को एक 10 सेकंड दीजिए। जस्ट मेरे अभियान का नाम है ब्लैक रिबन अभियान। पहले मैं पूरे देश में जाता था, सेमिनार वर्कशॉप के माध्यम से करता था, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सिर्फ मैं साइबर अवेयरनेस नहीं करता, मैं साइबर ट्रेनिंग भी करता हूँ, एजुकेशन भी करता हूँ। मेरे 1000 से ज्यादा सेशंस होंगे, बट साइबर अवेयरनेस के मेरे करीब 400 सेशंस हैं ब्लैक रिबन इनिशिएटिव के अंतर्गत। इसके पहले 4 भाग थे, स्कूल, कॉलेज, संस्था और ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक के लिए। अब हमने उसमें एक नया ऐड कर दिया, संपर्क अभियान। इसके अपने फायदे हैं, ज्यादा बड़ा रीच है। मैं नमो ऐप में भी कुछ दिन पहले आया था और 1.5 लाख लोगों ने देखा था वो जो टॉप थी मेरी, तो रीच बहुत ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स उसमें फर्क जरूर है कि आपका लाइव कॉन्टैक्ट नहीं होता, केस स्टडीज थोड़ा मुश्किल होता है देना। तो दोनों में अपने अपने फायदे नुकसान है। अभी हम सब लोग स्टे एट होम है, एंड स्टे एट होम में भी मैं आपको ये बता दूं, साइबर सुरक्षा बिग चैलेंज, अभी के युग में इवन अ बिगर चैलेंज। क्योंकि ये जो है स्टे एट होम का, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये अपन बोलते हैं ना, तो सुरक्षित रहिए किससे? स्वास्थ्य की दृष्टि से। जो जो परंपरागत अपराध हैं आज के टाइम में, जैसे रेप, मर्डर, ऑब्डक्शन, डकैती, चोरी, लूट, जो भी है, जो परंपरागत अपराध है, असली दुनिया के अपराध हैं, ये तेजी से घट रहे हैं। क्यों? उसके लिए समझना जो मुश्किल नहीं है। कहीं कोई कहीं जा नहीं रहा। देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो इंटरेक्शन, नो ट्रेड, नो बिजनेस, नो इंडस्ट्री। धीरे धीरे खुल रहा है। बट आपके आर्टिस्ट को बोलो जरा ये बंद करे ड्राइंग, इसके जरा ट्रेस करूंगा मैं डिजिटल फुटप्रिंट पर, आपके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा मैं। याद रखना, यू डोंट मेक दीज ड्राइंग्स। आपके पता चल जाएगा कौन है आप, ऐसे मत करिएगा। एनीवे, मन है तो करिए, बट लेटर ऑन यू विल बी इन ट्रबल। बड़े आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे को कुछ मिल नहीं रहा इसमें, तो इसलिए आप सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। 99% लोग सुनना चाहते हैं, आप नहीं सुनना चाहते, आप छोड़ दो। बट ये नौटंकी मत करना, मैं आपको ट्रेस कर लूंगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ शुरू से। दूसरी बात यह है कि स्टे एट होम टाइम में परंपरागत अपराध में तेजी से कमी आ रही है। उसी प्रकार से साइबर क्राइम में कोई कमी नहीं आ रही है, साइबर क्राइम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही होगी। इसके कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं साइबर क्राइम इज अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम। जैसे हम लोग सब स्टे एट होम स्लोगन फॉलो कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, वैसे ही स्टे एट होम क्राइम कौन सा है? साइबर क्राइम। जो व्यक्ति साइबर क्राइम करता है वो घर बैठे बैठे इस क्राइम को अंजाम दे देता है। जो व्यक्ति इस क्राइम का शिकार होता है वो भी घर बैठे बैठे इसका शिकार हो जाता है। ना कहीं जाना है, ना किसी से मिलना है। इसलिए इट्स अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम, और इसीलिए इट इज अ बिगर चैलेंज। वैसे भी बहुत बड़ा चुनौती, मैंने आपको सब पूरी कहानी सुनाई। आज के युग में और भी बड़ी चुनौती, क्योंकि ये और तेजी से बढ़ रहा है और ये अभाव का समय है, तनाव का समय है। इसीलिए इसको, साइबर क्राइम को घटित करना और भी आसान हो जाता है। एनीवे, लेट्स प्रोसीड। अपन आज इस सेमिनार में है थ्रेट्स एंड चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। वी विल स्टार्ट विद दिस साइबर क्राइम। साइबर वर्ल्ड क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं, ये सब एक ही है वैसे, साइबर स्पेस भी वही है, अलग नहीं है कुछ। मैं अगर आपसे पूछूं साइबर वर्ल्ड की मेरे को डेफिनेशन दीजिए, शायद आप नहीं दे पाओ। ऐसी कोई डेफिनेशन है, मैंने भी नहीं देखा है। इसलिए अपन ऐसा करते हैं कि पहला अपन देखते हैं कि अपन इस दुनिया में करते क्या है। एक बार इसके यूज अपन देख लें, आइडेंटिफाई कर लें, फिर वो पूरे यूज एक साथ लेंगे, तो इट विल बी द साइबर वर्ल्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 5 यूजेस ऑफ साइबर वर्ल्ड। 5 मुख्य उपयोग साइबर वर्ल्ड के, है ना। एंड अपन उसमें एक एक करके देखते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे उपयोग हैं, बट आप उनको अगर क्लासिफाई कर दो तो इन 5 में कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएंगे। पहला एक उपयोग जो है साइबर वर्ल्ड का, वो है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा साधन है। सबसे बड़ा उपयोग अकॉर्डिंग टू मी फॉर साइबर वर्ल्ड इज सूचना। सूचना का बहुत बड़ा साधन, स्रोत साइबर वर्ल्ड। हम जिस युग में आज रह रहे हैं उस युग को बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज, सूचना का युग। एग्रीकल्चरल एज, इंडस्ट्रियल एज, इंफॉर्मेशन एज। तो इस युग का नाम ही इंफॉर्मेशन एज है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जिससे सूचना क्रांति बोलते थे, वो 90 की दशक में आई, अर्ली 2000 में आई। अब वो क्रांति इज ओवर, वी आर ऑल लिविंग इन एज वेयर इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। तो जिस युग का नाम ही इंफॉर्मेशन है, उस युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज ही इंफॉर्मेशन। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सबसे बड़ी चीज आज के युग में इंफॉर्मेशन। आप भी रखो, जितनी रख सकते हो रखो, और उसको स्मार्टली यूज करो, तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा सफल भी हो सकते हो, सुरक्षित भी हो सकते हो, सुखी भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो। इंफॉर्मेशन अच्छे से रखो, ज्यादा से ज्यादा रखो, और उसका उपयोग भी अच्छे से अच्छा करो। वो है आज के दौर में सक्सेस का, सुरक्षा का सबका मंत्र। ओके, आज से 40 साल पहले एक अमेरिकन राइटर था, राइटर नहीं था वो, अर्थशास्त्री था। उसका नाम था एल्विन टॉफलर।
80 के दशक अंत में और 70 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुआत में उसको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में 40 साल पहले। उसने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द फ्यूचर शॉक। उस किताब में उसने एक फ्रेज कॉइन करी थी, वो फ्रेज थी इंफॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही शक्ति है। उस समय 40 साल पहले मेरे को विश्वास है कि लोग उसमें हंसते होंगे कि ये व्यक्ति क्या बात कर रहा है। मनी का पावर होता है, मसल का पावर होता है, एनर्जी का पावर होता है, सूचना का क्या पावर होता है, इंफॉर्मेशन का। ये हंसते होंगे, बट आज जो उस व्यक्ति ने 40 साल पहले बोला आज सही हो गया। आज सबसे बड़ी शक्ति सूचना। मैं आपके साथ आके अपने आइडियाज आपके साथ शेयर कर सक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में मेरे को आपसे ज्यादा जानकारी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पे आके बकवास करूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। नो, इट इज दैट आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन यू, सो इट इज बेटर दैट यू लिसन। आपके भले के लिए, आप में से किसी को मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे को सुनना चाहिए। मैं नहीं बोल सकता कि क्या बात करोगे, मेरे को समझाओगे। अगर ऐसी मानसिकता रखूंगा मैं अपने आप को हार्म करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन इज द बिगेस्ट पावर इन टुडेज टाइम, करेक्ट। पर आप सोचिए, जिस युग में इन्फॉर्मेशन सबके लिए सबसे बड़ी शक्ति है, सूचना, उस युग में एक साइबर क्रिमिनल के लिए, आज के युग के क्रिमिनल के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो भी सूचना ही है। किसकी सूचना? आपकी सूचना। जितनी ज्यादा सूचना आपकी, इंफॉर्मेशन अबाउट यू उस क्रिमिनल को मिल जाएगी, उतनी सफलता से वो आपके ऊपर साइबर क्राइम घटित कर देगा। ये ही बेस है। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरा नाम वरुण कपूर, मेरा काम इंडियन पुलिस सर्विस। मेरा नाम और मेरा काम, दो इंफॉर्मेशन। सपोज ये एक क्रिमिनल तक पहुंच जाए, है ना, एंड मैं अनुमान बता रहा हूं, मतलब दिस इज नो रिसर्च फिगर, अनुमानित मे बी 5% वो सफल हो जाए मेरे ऊपर अपराध करना, करेक्ट। अब उसको मेरा फोन नंबर पता चल जाए, तीसरी इंफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये व्हीकल, ये वाहन बनती है साइबर क्राइम को घटित करवाने की। एनीवे, ये तीसरी इंफॉर्मेशन उसको पहुंच जाए तो शायद उसका सक्सेस रेट 15% हो जाए। अब उसको ये पता चल जाए कि मैं साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट हूं, एटलीस्ट मैं सोचता तो हूं मैं हूं। चौथी इंफॉर्मेशन, हो सकता है उसका सक्सेस रेट 25% हो जाए। अब इसके ऊपर उसको मेरी हॉबी पता चल जाए कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूं, पांचवी इंफॉर्मेशन। अब उसका सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा। ये ऐसे ही जाता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। सब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी उनके हाथ लग जाए, उतनी सफलता से हम पे वो अपराध कर देंगे। अब ये बताइए अब मेरे को कि ये इंफॉर्मेशन उनको देता कौन है? आपको पास आंसर मिल गया होगा। ये इंफॉर्मेशन जो हमारे बारे में है, जो आधार बनती है साइबर क्राइम का हमारे ऊपर, वो हम ही देते हैं उनको। ज्यादा और भी स्रोत है, बट मोस्टली हम खुद। पूरे दिन हम इंफॉर्मेशन लीक करते रहते हैं। कुछ भी लिखना, कुछ भी बात करना, कोई भी पोस्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, फॉर कुछ भी, कहाँ गए, किससे मिले, पूरे दिन हम अपने बारे में सूचनाएं लीक करते रहते हैं। और ये सूचना जब गलत हाथ में पहुंच जाए तो ये ही आधार बनते हैं साइबर क्राइम का हमारे ऊपर। सो सिंपल, आई एम सेइंग, और भी स्रोत हैं, बट मेजर सोर्स इज वी आवरसेल्व्स। अब ये बताइए, आपका सब लीक हम करते हैं और जो आधार बनता है, तो बचाएगा कौन इस इंफॉर्मेशन को? इस इंफॉर्मेशन को हम खुद बचाएंगे। सिंपल नो, इसमें तो कुछ नहीं सोचना। आपके और आपके डिवाइस के बीच में कोई नहीं आता। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप कौन बचा सकता है, कौन रोक सकता है उसको? आप खुद रोक सकते हो, आप ही रोक सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द बेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। किसकी इंफॉर्मेशन? आपकी। और कौन उसको लीक करता है? आप। तो कौन बचा सकते हैं उसको? आप ही बचा सकते हो। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में सोचिए। ये साइबर सिक्योरिटी का आधार है। इट इज बेस्ड ऑन, if you secure your information, you will be safe. If you don't secure your information, you will be not safe. Okay, very simple. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर देखिए, बैंक के सर्वर, इतना सारी जानकारी हमारे बारे में इनके पास है, ये भी हैक हो जाते हैं कभी कभी। कितनी सुरक्षा है हमें? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सरकार इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में स्टोर करता है। आधार कार्ड, आजकल वो जो नया चला है कंट्रोवर्सी अबाउट दैट आरोग्य सेतु ऐप, ये लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में सेव करते हैं। सपोज सरकार को वो हैक हो जाए, कितनी असुरक्षा हो जाएगी हमें? बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे सरकारें हैं, ये आपके बारे में अगर कोई सूचना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखती हैं, तो वो एक कारण से रखती हैं, मजे के लिए नहीं रखती। एक कारण से रखती है, और कारण क्या है? आप ही का भला। आप ही के भले के लिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रखते हैं। और फिर जब एक बार वो स्टोर कर लेते हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए वो सबसे बेस्ट जो अवेलेबल उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर हैं, उनके पास फायरवॉल्स, दे ट्राई देयर बेस्ट टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन दे हैव कलेक्टेड अबाउट यू फॉर अ पर्पस,
एंड दैट पर्पस इज योर बेनिफिट। तो वो आपके लिए पूरे प्रयास करेंगे, आपकी, जो मैंने बोला ना, आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी कारण से कलेक्ट करेंगे, आपके भले के लिए कलेक्ट करेंगे, और फिर वो पूरा प्रयास करेंगे उसको सिक्योर रखने के लिए। उनको उनका काम, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है, कभी भी होता है, कभी कभी होगा। घर में भी 100 ताले लगा दीजिए, फिर भी जरूरी नहीं है कि चोरी ना हो। तो उनके सद प्रयासों के, बेस्ट प्रयासों के बावजूद भी कभी कभी कुछ हो सकता है, पर उनको उनका काम करने दीजिए। आप अपना काम करिए, जो आप कभी सोचते भी नहीं कि क्या लीक कर रहे हैं, कब लीक कर रहे हैं, कितना लीक कर रहे हैं, कैसे लीक कर रहे हैं, आपको कभी उसका ख्याल ही नहीं आता। उसको करिए, बिकॉज दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ क्राइम ऑन यू। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, योर इंफॉर्मेशन, आप ही उसको सिक्योर रख सकते हैं। और आज से करिए, आज से सोचिए, और फिर कुछ करिए, और हर बार करिए। ये पहली बात। दूसरी बात, इसमें लिखा है गूगल पे 2 ट्रिलियन सर्चेस होते हैं एवरी ईयर, करेक्ट। आज का युग इंफॉर्मेशन एज, सबसे बड़ी शक्ति इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन का स्रोत गूगल, तो सबसे बड़ी शक्ति गूगल। A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C। ये तो एक पुराना मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बच्चे थे तब अपन सीखते थे। तो आज की तारीख में ये जितने भी डेटा बेस्ड कंपनीज है, रादर इंफॉर्मेशन बेस्ड जो ये कॉर्पोरेशंस हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई भी नाम ले लो, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं। आज के युग में, आज के समय में सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन कौन सी है? गूगल, अल्फाबेट। ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड कंपनी सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस, ठीक है। अभी बताइए कैसे? एक सुई नहीं बनाते क्या? एक नीडल नहीं बनाते जो आप खरीदते हो। आपसे 1 रुपया नहीं देते हो क्या? एक पैसा देते हो उनको? आप नहीं देते। तीसरा, आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिखाते। कई लोग बोलते हैं सर एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं। व्हाट्सएप को ऐड दिखाता है? नहीं दिखाता। उसकी मूल्य क्या है? आज की तारीख में तो मेरे को नहीं मालूम, पर 4 साल पहले जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था, तब उसका मूल्य था 19.8 बिलियन US डॉलर्स। उसका मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपीस, 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी, जो एक सुई नहीं बनाती, एक ऐड नहीं दिखाती, और एक पैसा नहीं लेती। तो पैसा आता किधर से है? कहीं से तो आता होगा ना, तभी तो है। क्लासिकल मार्केटिंग एक होती थी। एक मैं कोई कंपनी हूं, मैं कोई गुड्स बनाऊंगा या सर्विस बनाऊंगा, बेचूंगा। उस जो उसकी बेचने की जो उसकी मूल्य हो, प्राइस होगी, उसमें कुछ मेरा लागत, कुछ मेरा मुनाफा। ये है क्लासिकल मार्केटिंग। बट इसमें आप उसके कंज्यूमर हो, यूजर हो, आप तो 1 रुपया भी नहीं देते, पर भी अरबों डॉलर तो कोई और देता होगा ना, कोई और से लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप अगर आपसे पैसा लेने लग जाए उनकी सर्विस के, तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, इतनी महंगी होगी। पर वो पैसा तो लाते हैं कहां से? किसी और से। कैसे? आपका इंफॉर्मेशन बेच के। ये भी आपको शायद मालूम है। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप बिना सोचे समझे पूरे दिन उनको देते रहते हो, उसी को बेच के वो अरबों डॉलर कमाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो आपकी इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं तो कोई अपराध कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे कोई अपराध, आप ही ने उनको उसको शक्ति दी है। उस आई एग्री को टिक करके आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ऊपर टर्म्स ऑफ सर्विस होती है, वो आप पढ़ते नहीं, तो आपने उनको शक्ति दी आपकी इंफॉर्मेशन बेचने के लिए, उसको बेच के अरबों डॉलर कमाते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो किसी क्रिमिनल को आपकी इंफॉर्मेशन बेचते हैं, पर वो बेचते हैं। पर वो जिसको बेचते हैं वहां से होते होते हो सकता है वो गलत हाथ में पहुंच जाए। जो गलत हाथ में पहुंच जाएगा, तो मैंने आपको क्या बोला, इंफॉर्मेशन इज द बेस ऑफ साइबर क्राइम। तो इसीलिए आज से दोस्तों ये सोचो, आपकी इंफॉर्मेशन इतनी कीमती है कि लोग उसको बेच के अरबों डॉलर कमाते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन इतनी खतरनाक है कि अगर वो गलत हाथ में पड़ गई तो आप एक बहुत भयंकर साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हो, और आपकी इंफॉर्मेशन आपसे अच्छा कोई नहीं बचा सकता। आज से सोचो, करो, एंड देन डोंट मेक अ मिस्टेक फ्रॉम टुडे। दूसरी है कॉमर्स। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत सारी है, आप जानते हैं, इसमें बहुत बड़ा यूज है इसका। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांसफर, ट्रांजैक्शंस, व्हाटएवर, ये बहुत सारा चीजें कमर्शियल एक्टिविटी साइबर वर्ल्ड में होती है। तीसरा है कम्युनिकेशन, ये भी आप अच्छे से समझते हो, एसएमएस, फोन कॉल्स, संपर्क, संवाद करने का एक बहुत बड़ा साधन इस। चौथा है सोशल नेटवर्किंग, ये भी आप अच्छे से समझते हो, नेटवर्किंग करना। इसमें मैं 2 मिनट रुक के आपको एक समझाऊंगा। कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग में फर्क, ये लोग नहीं समझते हैं, लेकिन नहीं समझते नहीं, कुछ करते नहीं है, कुछ समझते भी शायद नहीं होंगे से। बट कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग एक चीज नहीं है, और लोग उसको समझते नहीं है इस फर्क को, तो इसलिए वो एक गलती करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग के फर्क को समझ नहीं रहे तो आप एक गलती कर रहे हैं, और उसको जब आप नहीं समझते और कुछ कर बैठते हो तो फिर आप गलती से गलती कर देते हो। मैं आपको एक और चीज बताऊं,
कानूनी भाषा में। कोई भी ऐसा दुनिया में कानून नहीं है, दुनिया में कोई भी दुनिया में आपको ऐसा कानून का रखवाला नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि आपने गलती से गलती करी, देश के कानून को तोड़ा, कुछ नहीं होता, सॉरी, अगली बार मत करना। ऐसा नहीं है। गलती से गलती भी गलती होती है और उसकी सजा आपको मिलती है। तो कैसे बचना इससे, गलती से गलती नहीं करना, है ना? इसके या तो आप कानून समझ जाओ इस देश का क्या है। साइबर क्राइम का कानून इंडिया का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में आया, 2008 में संशोधित हुआ। या तो आप ये समझ जाओ कि इसमें क्या लिखा है, ये जान जाओ, तब आप गलती से गलती नहीं करोगे। या फिर आप ये फर्क समझ जाओ कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग का, ये अलग है, तब आप शायद गलती ना करो। कुछ तो करना पड़ेगा। कानून जानना मुश्किल प्रक्रिया है, अगर आप जान सकते हो आई बी वेरी हैप्पी। देश का कानून जानना चाहिए, पर अगर नहीं जान पा रहे हो तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग के फर्क को तो समझो और अपने मन में रखो, फिर करो, ताकि आप गलती से गलती ना करो, है ना? क्योंकि साइबर क्राइम एक डबल-धारी तलवार है। अगर आप असली दुनिया में गलती करोगे, आप एक क्राइम का शिकार हो सकते हो, पर अगर आप साइबर दुनिया में गलती करोगे तो आप शिकार तो हो ही सकते हो, और गलती से गलती करके आप खुद अपराधी भी बन बैठ सकते हो। तो अपराधी बनने से बचना, कानून जान जाओ, नहीं जान पा रहे फर्क समझ जाओ। फर्क मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारे फर्क हो सकते हैं। मेन फर्क जो है वो मैं आपको बताता हूं। कम्युनिकेशन सिर्फ उनके साथ होता है जिनको आप जानते हो या जिनसे आप संपर्क करना चाहते हो। सोशल नेटवर्किंग दूसरी तरफ ऐसा है कि आप किसी के साथ भी हो सकता है दुनिया में, जिसके पास इंटरनेट है शायद। जरूरी नहीं है आप उसको जानते हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप उनसे संपर्क संवाद करना चाहते हो, बट फिर भी आपका बोला गया चीज, आपके बारे में पोस्ट करी गई चीज, आपके बारे पोस्ट अपलोड करे गए वीडियो, फॉरवर्ड लाइक शेयर करी गई कंटेंट उन तक पहुंच सकती है ना? तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो आप जैसे हो और आपकी बात से सहमत हो, और इसीलिए सोशल नेटवर्किंग करते समय बहुत ध्यान देना। कम्युनिकेशन नहीं है आप जैसे लोगों के, अपने जैसे लोगों के साथ नहीं है, जिनको आप जानते हो उनके साथ नहीं है। बहुत ध्यान से करना, रिस्पॉन्सिबली करना, बिकॉज हो सकता है आप गलती से गलती कर दो और गलती आपको सजा भी मिल जाएगा देश के कानून के खिलाफ। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यवस्था के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, एनीवे कम्युनिकेशन में आपने किसी को फोन पे बोल दिया, 10 लोगों के साथ में बिठा के बात कर ली, है ना? आप तो जानते हो उन लोगों को, आप ही के जैसे होंगे शायद, शायद आप उनको बोलना भी चाहते थे ये बातें, आपने ये शब्द शेयर किया, हो सकता है आप जैसे वो बोले ठीक है बड़ा अच्छा बोला आपने, सही है, हम आपसे सहमत हैं। और अगर आपने वही चीज पोस्ट कर दी या लाइक शेयर फॉरवर्ड कर दी सोशल नेटवर्किंग में, तो शायद घूम घाम के किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसने जो बोले कि नहीं आपने गलत बोला है, अब हम आपसे सहमत नहीं है, और अगर वो जो आपने बोला है वो देश के कानून के खिलाफ है, तो फिर आप, अगर वो रिपोर्ट होगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर आप बोल सकते हैं कि मेरे को मालूम नहीं था, सॉरी। ओके, सो बी केयरफुल, इट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जब लोग बहुत मजाक के लिए या किसी ज्यादा एक्टिविस्ट बनने के चक्कर में कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, ऐसी चीजें कर देते हैं और फिर वो जाके फंस जाते हैं, क्योंकि गलती से गलती भी गलती होती है। तो ये फर्क हमेशा मन में रखना। एक चीज मैं आखिरी बता दूं, इसमें मैंने बोला लाइक शेयर और फॉरवर्ड भी। लाइक शेयर फॉरवर्ड क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडियन आईटी एक्ट में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लिखा है, कीवर्ड, वो वर्ड है ट्रांसमिशन। कुछ भी चीज आप ऐसी ट्रांसमिट करोगे वर्चुअल दुनिया में जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है, ऑब्सीन है, किसी धर्म के खिलाफ है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, आप कोई भी चीज जो इलीगल है अगर आप ट्रांसमिट करोगे वर्चुअल दुनिया में तो आप एक अपराध कर रहे हो। करेक्ट? ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन, आप कुछ चीज पोस्ट करोगे, मतलब अपलोड करोगे, वो तो ट्रांसमिशन होता है। कुछ चीज होस्ट करोगे, मतलब कोई वेबसाइट बना के उसमें कुछ गलत चीजें कंटेंट डाल दिया, वो भी ट्रांसमिशन होता है, राइट? तो पोस्टिंग और होस्टिंग ये तो ट्रांसमिशन होता है, बट लाइकिंग, शेयरिंग एंड फॉरवर्डिंग भी ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि आपने किसी और के कंटेंट को अगर लाइक शेयर फॉरवर्ड कर दिया तो आपने उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया, मतलब आप उस अपराध का पार्ट बन गए, क्योंकि ट्रांसमिशन अपराध है गलत चीज का। तो आप फिर ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ये नहीं लिखा, मैंने तो ये नहीं वीडियो पोस्ट किया, किसी और ने किया था, मैंने तो सिर्फ लाइक किया। और जब आपने लाइक किया तो आपने उस इलीगल कंटेंट को आगे ट्रांसमिट कर दिया और आप उस अपराध का भागीदार बन गए। तो इसीलिए एक तो होस्ट एंड पोस्ट गलत कंटेंट नहीं करना, सोचो इट इज नॉट कम्युनिकेशन, और दूसरा लाइक शेयर और फॉरवर्ड करने से पहले भी सोचो कि ये गलत भी हो सकता है और आपको गलत एक बहुत गंभीर स्थिति में डाल सकता है। आखिरी चीज है एंटरटेनमेंट, ये आप समझ सकते हो, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग, मूवीज एंड गेम्स एंड ऑल दैट, बहुत बड़ा साधन। पांचों चीजें जब आप ये कर रहे हो, ये तो आप असली दुनिया में भी करते हो, बट आप जब डिवाइस के माध्यम से कर रहे हो तब आप वर्चुअल दुनिया में अपना समय बिता रहे हो।
ओके, तब आपको इन चीजों के बारे में ध्यान देना है, जो मैंने बोला, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, माइंडसेट चेंज, कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग, डिफरेंस, ये सब चीजें सोचना जब आप ये चीजें डिवाइस के माध्यम से कर रहे हो। ओके, नाउ एक कितना समय बिता रहे हो ये मैं आपको जल्दी से बता दूं। मैंने इंदौर में रिसर्च करी थी, हम अपनी जिंदगी का कितना समय वर्चुअल दुनिया में बिता रहे हैं असली दुनिया के कंपैरिजन में। ये मैंने रिसर्च करी थी, साइंटिफिक, नॉट अनुमान। 3 साल पहले की फिगर है, इसमें बहुत बदलाव होगा, बट एटलीस्ट 3 साल पहले का जान जाओ, आज के बारे में आप समझ सकते हो, क्योंकि बदलाव बहुत तेज है आज के जमाने में। इट इज एक्सपोनेंशियल चेंज, है ना, इट इज नॉट नॉर्मल चेंज। 3 साल पहले मैंने रिसर्च करी थी इंदौर में कि हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, 10th 11th 12th एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स, आप जैसे कुछ, कितना समय एक दिन का वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक 3 साल पहले स्कूल के बच्चे 22% समय एक दिन का, कॉलेज के बच्चे नियरली 30%, 29.8% समय वर्चुअल दुनिया में बिताते थे। आज वो 30% बढ़ के 50% हो गया, मेरे को कोई डाउट नहीं होगा। आधी जिंदगी हम वर्चुअल दुनिया में बिता रहे हैं। सुरक्षा के बारे में कितना सोच रहे हैं, कितना माइंडसेट बदल रहे हैं, कितना हम ये सब समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कितना ध्यान दे रहे हैं, ये आप सोचो। 50% लाइफ दे रहे हो आप उसमें, अब कितना कर रहे हो, यू कैन थिंक। द टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। साइबर क्राइम क्या होता है, मैं जल्दी से इसकी डेफिनेशन बता दूं। डेफिनेशन बहुत सारी है, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट वो है जो अपने एक्ट में लिखा है। आईटी एक्ट मैंने आपको बताया 2000 में आया, उसमें लिखा था साइबर क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। इसको डेफिनेशन को बदला गया 2008 में, आईटी एक्ट का संशोधन हुआ, उसमें ये लिखा है साइबर क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इनमें फर्क क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत लंबा है, उसमें अपन नहीं पढ़ेंगे। मैं इतना ही बोलूंगा कि हर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, बट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक बड़ा परिवार है, उसका एक छोटा भाग है कंप्यूटर, तो उनने डेफिनेशन को बढ़ा दिया है, बस इतना ही किया है। एक चीज बस याद रखना कि अगर आप सोचते हो कि साइबर क्राइम मतलब सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित, या फिर मोबाइल फोन से संबंधित, या फिर किसी इंटरनेट से संबंधित, तो आप गलत सोचते हो। सिर्फ नहीं, मेन क्राइम उसी से होता है, इंटरनेट लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल, बट नॉट ओनली। कोई भी डिवाइस जो प्रोग्रामेबल है, जो इलेक्ट्रॉनिक नेचर का है, उसको यूज करके आपके ऊपर साइबर क्राइम हो सकता है, आपको बहुत ध्यान देना है। अभी 2 साल पहले भोपाल में साइबर सेल में एक केस रजिस्टर हुआ था, उसमें एक वर्लपूल कंपनी का डीलर था। वर्लपूल कंपनी बनाती है वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन का डीलर ने वॉशिंग मशीन का उपयोग करके अपने कस्टमर्स के ऊपर साइबर क्राइम किया था। कैसे? क्योंकि एक वॉशिंग मशीन प्रोग्रामेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक नेचर की होती है, इसलिए वो कर पाया। आजकल जो हम गैजेट्स यूज करते हैं, चाहे वो टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, गाड़ियां, जो भी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक नेचर की होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं इनमें, तो ये प्रोग्राम हो सकती हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट एंड कंप्यूटर नहीं, एनी डिवाइस विच कैन बी प्रोग्राम्ड कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग साइबर क्राइम। डिजिटल फुटप्रिंट में जाऊंगा मैं, अब जल्दी से आपको बता दूं। डिजिटल फुटप्रिंट्स ये है जिससे हम अपराधी को पकड़ते हैं, हम मतलब पुलिस। तो इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि फिर आप ध्यान रख सकते हो, जो अभी लोग कर रहे थे एनोटेशन और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। असली दुनिया में बहुत टाइप के एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं। सबसे अच्छा एविडेंस होता है ये फिंगरप्रिंट। क्यों? क्योंकि ये फिंगरप्रिंट होता क्या है, आपके उंगली के एंड में जो वैली और रिजेस का पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट। ये सबसे अच्छा सबूत क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दुनिया में ये यूनिक होता है, दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसका मेरे जैसे फिंगरप्रिंट है। तो मेरे फिंगरप्रिंट कहीं मिले किसी मौके पे, तो मैं तो वहां पे था, मैं नहीं बोल सकता मैं वहां नहीं गया था। क्यों? किसी दूसरे का मेरे जैसा फिंगरप्रिंट ही नहीं है, और दूसरा कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि मेरी फिंगर आप निकाल के ले जाओ, वहां पे फिंगरप्रिंट बना दो, वापस अटैच कर दो। तो मैं तो वहां था, मेरे को बताना है मैं वहां पे क्या कर रहा था। ठीक है, वेरी सिंपल। दैट इज फिंगरप्रिंट, बेस्ट एविडेंस रियल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारे एविडेंस होते हैं, बेस्ट एविडेंस डिजिटल फुटप्रिंट। अब व्हाट इज द डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट इज द डेटा which you leave behind when you do any activity in the digital world, जैसे ये एनोटेट कर रहे थे, राइट? कोई भी गतिविधि आप वर्चुअल दुनिया में करोगे तो आप कोई ना कोई डेटा पीछे छोड़ जाओगे। ये डेटा आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है, और ये इतना अच्छा एविडेंस इसलिए होता है क्योंकि ये भी यूनिक होता है। किसके लिए यूनिक होता है? ये एक यूजर के लिए यूनिक होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं। लाइक फिंगरप्रिंट, ये एक यूजर के लिए होता है, बिकॉज ये एक डिवाइस का फिंगरप्रिंट होता है, फुटप्रिंट होता है, करेक्ट? डिवाइस बेस्ड वर्ल्ड, तो डिवाइस का फुटप्रिंट डेटा जो छूटता है, दैट इज ये डिजिटल फुटप्रिंट, उस डिवाइस का यूजर के लिए यूनिक। मेरे पास 2 फोन हो सकते हैं, मेरे 2 डिजिटल फुटप्रिंट बनेंगे, दोनों मेरे से कनेक्टेड होंगे, सिम मेरे नाम पे जारी हुई है, तो इनडायरेक्टली वो पर्सन को भी यूनिक हो जाते हैं। हो सकता है मेरी 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 सिम किसी और के नाम से जारी है,
अगर मैंने गलती करी वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, बट वो बोलेगा मेरे पास वो सिम है नहीं, ये मिस्टर कपूर के पास है, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसे ही यूनिक होता है, लाइक फिंगरप्रिंट to the user and indirectly to the person. That is why it is such a powerful piece of evidence like a fingerprint. But मेरे विचार में it is even more powerful like than a fingerprint. फिंगरप्रिंट का क्या है, अगर मैं ग्लव्स पहन के चले जाऊं दस्ताने और कहीं पे मेरे फिंगरप्रिंट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। मतलब मैं अपने फिंगरप्रिंट को छुपा सकता हूँ। अगर मैं कहीं गया, मेरे फिंगरप्रिंट बन गए, मेरे को पता चल गया, मैंने अपना रुमाल निकाला, उसको पोंछ दिया, मेरा फिंगरप्रिंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, मिट जाएगा। तब डिजिटल फुटप्रिंट को ना आप मिटा सकते हो, ना छुपा सकते हो, ना बदल सकते हो। एक बार बन गया तो बन गया, आप कुछ नहीं कर सकते। ना बहुत बड़े बड़े साइबर क्रिमिनल आते हैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जैसे कभी कभी टॉर ब्राउजर ले आ गए, अनियन राउटर, कभी कभी डार्क नेट, कभी कभी प्रॉक्सी सर्वर, नई नई चीजें लेके आते हैं। आईपी एड्रेस को चेंज करना, है ना, कार्ड क्लोनिंग, देन देयर इज समथिंग एल्स, इट्स कॉल्ड, आपका जो इसका मैक नंबर होता है उसको बदल देते हैं। दे डू मेनी थिंग्स, बट दैट व्हाट डू दे डू? अल्टीमेटली वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कवर करना। आप एक के बाद एक लेयर हटाओगे, आप ओरिजिनल पहुंचोगे, बिकॉज वो मिट भी नहीं सकते, छुप भी नहीं सकते, बदले भी नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक केस था खंडवा का, एक व्यक्ति था, उसने कुछ फेसबुक पे लिख दिया किसी धर्म के खिलाफ, बहुत स्मार्ट समझता था अपने आप को, बहुत ज्यादा शायद मजे के लिए, पता नहीं क्या के लिए किया, प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया फेसबुक पे वो डालने के लिए पोस्ट, प्रॉक्सी सर्वर। दंगे हो गए, खंडवा में लोगों की जान चली गई। उसको हमने ट्रेस किया, ट्रैक किया डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे। प्रॉक्सी सर्वर को लिखा स्लोवाकिया का था, उन्होंने हमें जानकारी दी, वो व्यक्ति पकड़ा गया, वो जेल गया। पता कितनी सजा हुई उसको? आजीवन कारावास। क्योंकि एक धारा है आईटी एक्ट में 66F साइबर टेररिज्म। अगर आप कुछ ऐसी चीज करोगे, ट्रांसमिट करोगे जिससे आतंक फैल जाए, आप साइबर टेररिज्म के दोषी हो, आजीवन कारावास सजा है। अब ये बताइए, क्या उसने सोचा था कि जब उसने ये किया कि मैं आजीवन कारावास हो जाएगा इस मजाक के लिए या इस अपने ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए? नहीं था। तो या तो कानून जान जाओ या फर्क समझ जाओ, और या मैंने आपको बोला डिजिटल फुटप्रिंट्स अच्छे से अच्छे बनाओ। कभी भी ये मत सोचना कि आपने कुछ किया तो आपके बारे में पता नहीं चलेगा, या आप उसको छुपा लोगे, उसको मिटा लोगे, उसको बदल दोगे, ये होएगा नहीं। आप पकड़े जाओगे और आपको उसकी सजा मिलेगी। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अच्छे से अच्छे बनाओ, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे फुटप्रिंट्स कभी भी कोई भी जगह पे मर्डर हो, क्या हम चाहेंगे हमारे फिंगरप्रिंट वहां पहुंच जाए? नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम पकड़े जाएंगे, हमको बताना पड़ेगा हम क्या कर रहे थे। वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट्स अच्छे से अच्छे बनाइए ताकि आप किसी दिक्कत में ना फंसे, और कभी बाद में फिर आप ना बोलें अरे मेरे को तो मालूम नहीं था। मैंने आपको आज बता दिया है, और ध्यान रखिएगा उसको। योर फुटप्रिंट्स आर यूनिक and you should make them as good as possible because they cannot be changed, they cannot be removed, and they cannot be even destroyed. अब वी गो टू द क्राइम। आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल क्राइम, बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं। मैंने 3 चूज किए हैं जो इस लॉकडाउन के एरा में ज्यादा हो रहे हैं। अपन इसकी चर्चा करेंगे, कभी और मौका मिलेगा तो बाकी क्राइम भी करेंगे। आई एम नॉट सेइंग वो क्राइम नहीं हो रहे, वो भी हो रहे होंगे, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा साइबर सुरक्षा को खतरा इन 3 चीजों से हो रहा है। मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहला है फिशिंग। ये बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। मेरे विचार में सबसे गंभीर साइबर क्राइम कोई आज के युग में है जो नागरिकों पे होता है, तो वो है फिशिंग। फिशिंग इज नॉट, वो अपन लोग सोचते हैं फिशिंग हो रही है, चलो चोरी हो गया, किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, फोन आ गया, ऐसा सोचते हैं। इंसीडियस क्राइम है ये। इंसीडियस का मतलब होता है कि जो दिखता बहुत छोटा है बट होता बहुत बड़ा है। फिशिंग एक आधार है, फिशिंग से क्राइम होता है, और फिशिंग के आधार पे दूसरे टाइप के साइबर क्राइम बहुत होते हैं। तो फिशिंग के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे विचार में। एज आई सेड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस साइबर क्राइम व्हिच अकर्स ऑन पीपल, एंड आज के युग में ये और भी ज्यादा गंभीर है। मैंने बोला ना, तनाव और अभाव का समय, तो बहुत अच्छा फिशिंग का बेस्ट मौका। लोगों को डर है, लोगों को अभाव है, सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रही, छोटी छोटी चीजें, तनाव है, एक बीमारी है, अरे कोविड, ये वो, तनाव, अभाव, तो फिशिंग बिकम इवन मोर सक्सेसफुल। चलो अपन फिशिंग की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट सुने हैं, वो आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही सॉफ्टवेयर, ये वो, ये गेट, वो गेटवे, ये फलाना, ये ढमकाना, बहुत सारी ये फिशिंग का होती है ना, ईमेल ना वो, और बोल बाल के चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आती और कुछ फायदा नहीं होता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपको विधिवत समझाऊंगा फिशिंग क्या होती है, फिशिंग कितने प्रकार की होती है, फिशिंग से कैसे बचना। ध्यान से सुनिए। फिशिंग एक अंग्रेजी शब्द से आता है, फिशिंग एफ से, मतलब मच्छी पकड़ना। मच्छी कैसे पकड़ी जाती है? मछुआरे द्वारा। वो जाता है एक तालाब पे, एक नदी पे, एक समुद्र में, एक कांटा फेंकता है, फिर इंतजार करता है, हजारों मछलियां वहां से निकलती हैं, पकड़ी एक जाती है,
मछुआरे का काम हो जाता है, उसको वहां हजारों को पकड़ना भी नहीं था। वो ये हटा दीजिए, पीएच लगा दीजिए, इट बिकम्स फिशिंग, साइबर क्राइम। एंड कॉन्सेप्ट वही, कांटा फेंकना। एक ईमेल बनाया, हजारों को भेजा, एक एसएमएस बनाया, हजारों को भेजा, एक फोन कॉल किया, हजारों को किया, फिर वेट किया। सब तो फंसने नहीं वाले, कुछ फंस जाएंगे, उस क्रिमिनल का काम बन जाएगा, उसको सबको फंसाना भी नहीं। तो दिस इज हाउ फिशिंग वर्क्स। इट लुक्स वेरी स्मॉल, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बट है बहुत बुरा, बहुत बुरा क्राइम है। टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपसे अब बात करूंगा। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी, हमारे को बहुत कंफर्ट दे दिया, वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी आवर लाइफ टुडे। क्यों? टेक्नोलॉजी। आज से 10 साल 15 साल पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, आज क्या है, 5 साल पहले भी क्या थी। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बनाया, हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया, हमारी लाइफ को बहुत एम्पावर किया। एम्पावर्ड लाइफ इज टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ। ये हम सबके लिए है, राइट? कहीं भी बैठे किसी से फोन कर लो, कहीं भी बैठे कहीं मनी ट्रांसफर कर दो, कहीं भी बैठे कहीं टिकट बुक कर दो। ऐसा हो सकता था आज से 7-8 साल पहले भी हम नहीं सोच सकते थे। हम जब छोटे थे, आपकी उम्र के थे, जब पढ़ रहे थे, एक मोबाइल फोन तो एक साइंस फिक्शन की बात होती थी। जस्ट इमेजिन क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, राइट? बट टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको है, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी का एक्सेस, करेक्ट? जितना एक्सेस आपको है टेक्नोलॉजी का, उतना ही एक्सेस है क्रिमिनल को भी है। तो आपकी लाइफ को टेक्नोलॉजी ने आसान बनाया है, कंफर्टेबल बनाया, एम्पावर्ड बनाया है, वैसे एक क्रिमिनल के भी काम को टेक्नोलॉजी ने आसान बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया, एम्पावर कर दिया। वेरी सिंपल है ना? वो तो क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते एक्सेस उनको। अब कैसे किया? फिशिंग एक असली दुनिया का क्राइम है, उसको बोलते हैं चीटिंग, उसी का फॉर्म है ऑनलाइन इज फिशिंग। चीटिंग क्या होता है? धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी कैसे करता है वो क्रिमिनल? वो एक व्यक्ति के पास जाता है, उसको फंसाता है, अपने विश्वास में लेता है, अपने जाल में लाता है, अपनी बातों में वर्गलाता है, फिर उससे कुछ क्राइम करता है ना? फाइनेंशियल होता है, कुछ और भी हो सकता है, ज्यादातर फाइनेंशियल। पर एक वन एट ए टाइम, एक के पास जाएगा, इतनी सारी चीजें करेगा, इतना प्रयास करेगा, सो मच टाइम वेस्ट, सो मच एनर्जी वेस्ट एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद शायद सफल हो जाए, शायद ना भी हो, ना हो तो दूसरे के पास जाएगा। जस्ट इमेजिन। और अगर खतरा पकड़ा गया तो पिट जाएगा, जेल भी चला जाएगा। तो कितना खतरा, कितना टाइम वेस्ट, कितना एनर्जी वेस्ट, चीटिंग। और एक वन एट ए टाइम हो सकता है सक्सेस, हो नहीं भी सकता है, चीटिंग। अब यू कम ऑनलाइन फिशिंग, एम्पावर्ड टेक्नोलॉजिकली, करना कुछ नहीं, घर बैठे बैठे, जाना कहीं नहीं, नो एफर्ट, है ना? एंड नो टाइम वेस्ट। हजारों को भेज दो आप फिशिंग ईमेल, आप हजारों को भेज दो फिशिंग एसएमएस। क्या होता है फिशिंग ईमेल? एक फिशिंग ईमेल मतलब कोई डर दिखाएंगे आपको या प्रलोभन दिखाएंगे, और आपको वो कराएंगे जो वो कराना चाहते हैं। बेसिकली यही है, एसएमएस हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो फोन कॉल हो, डर या प्रलोभन, दो चीजें। तो व्यक्ति डर में एंड प्रलोभन में इरेशनल हो जाता है, कुछ भी कर देता है। वो दोनों चीजें करेंगे और आपको फंसाएंगे, और फिर आपसे वो चीज कराएंगे जो वो कराना चाहते हैं। तो सो सिंपल, घर में बैठे बैठे एक कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हजारों को ईमेल भेजो, हजारों को एसएमएस करो, है ना? एंड वेट करो। सो एम्पावर्ड, नो एनर्जी वेस्ट, नो टाइम वेस्ट एंड नो डेंजर। आप मौके पे तो पकड़े नहीं जाओगे, बाद में शायद पकड़े जाओ, मौके पे तो नहीं पकड़े जाओगे। तो उनका भी काम आसान हो गया है, उनका काम भी कंफर्टेबल हो गया है क्रिमिनल का, उनका काम भी एम्पावर हो गया है। इसीलिए इतना बड़ा खतरा है। अब आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसके स्केल्स, इसको सुन लीजिए और उससे भी पता चल जाएगा कि ये क्यों इतना कई लोग कर रहे हैं फिशिंग का अटैक। अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग जो कभी क्राइम का करने का शायद सोच भी नहीं सकते थे, वो ऐसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्योंकि गायत्री का फोन आ रहा है, उसको सुनिए। एक फिशिंग किट आती है ब्लैक मार्केट में, जिससे आप फिशिंग ईमेल भेज सकते हैं। फिशिंग किट इन द ब्लैक मार्केट, 5 लाख रैंडम ईमेल आईडी पे आप एक उस क्रिमिनल द्वारा बनाई गई फिशिंग ईमेल भेजी जा सकती है उस फिशिंग किट के माध्यम से। फिशिंग ईमेल मतलब डर या प्रलोभन। तो फिशिंग ईमेल बनाई, वो किट का यूज किया, 5 लाख रैंडम आईडीज को चले जाएगा, जाना कहीं नहीं, घर में बैठे रहना है, एक इंटरनेट और एक कंप्यूटर, करेक्ट? नो टाइम वेस्ट, नो एनर्जी वेस्ट, नो एफर्ट, राइट? नाउ फिशिंग किट कितने की आती है? $65, ये फिगर याद रखना, $65 की आती है 5 लाख। अब एक सिस्को बोल के कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने एक रिसर्च करी थी 2 साल पहले कि जो फिशिंग ईमेल्स होते हैं अटैक, उसमें सक्सेस रेट कितना होता है। उनकी स्टडी के मुताबिक अगर 10 लाख मतलब 1 मिलियन फिशिंग ईमेल भेजी जाए फिशिंग ईमेल आईडीज पे, 10 लाख, कितने लोग फंसते हैं? 8। ओनली 8 आउट ऑफ 1 मिलियन पीपल, या फिर ईमेल आईडीज में अगर भेजा जाए फिशिंग अटैक बाय ईमेल, तो वो सफल होता है। 8 आउट ऑफ 10 लाख। आप सोचोगे अरे ये क्या फिर सक्सेस रेट है, ये तो सब फालतू, अरे ये कौन सी बात हुई? आगे सुनिए।
हर व्यक्ति जो 8 फंसते हैं वो कितना, उनका एवरेज लॉस कितना होता है, $2000, ये उनकी स्टडी में आया। अब आप स्केल्स कैलकुलेट करिए, एक क्रिमिनल को 10 लाख फिशिंग ईमेल भेजने हैं तो उसके कितने किट चाहिए, दो फिशिंग किट कितने क्या है, $130, तो उसका खर्च कितना है, $130। जाना कहीं नहीं, करना कुछ नहीं और कुछ नहीं, कंफर्ट, नो टाइम, नो एनर्जी, नथिंग। $630 उसने लगाए और उसने फिशिंग ईमेल भेजे। कितने लोग फंसे, 8 लोगों ने कितना दिया, $2000 ईच, कितने हो गए, $16000, करेक्ट। तो उसके $130 गए, लगे, एक $16000 उसको मिले। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आप कैलकुलेट कर लो, 12000%। अच्छा बिजनेस है, कितने बिजनेस में इतना रिटर्न आता है, अच्छा बिजनेस है क्या, अच्छा है, ओनली थिंग इज इलीगल है ना। इसीलिए कई लोग इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं और कई लोग इसको कर रहे हैं और कई लोग इसमें फंस रहे हैं। आप ना फंसो उसके लिए पहले ये जानना है कि ये होता कितने प्रकार से है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा फिशिंग अटैक कितने प्रकार के होते हैं, अपन उसकी बात करते हैं। स्क्रीन शेयर बंद हो गया आपको, 1 मिनट। पहला तरीका है फिशिंग का, इसको बोलते हैं वायरस इंजेक्शन थ्रू फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक करना है, करके आपके डिवाइस में वायरस भेजना। मैंने आपको पहले बोला, मैं अगर भेजूंगा कोई चीज जो बोलेगा ये वायरस से डाउनलोड कर लो, आप नहीं करोगे, तो मैं कोई ऐसी चीज भेजूंगा जो आप डाउनलोड करोगे। इसका माध्यम क्या है, फिशिंग। और कैसे, एक तरीका है थ्रू ईमेल, करेक्ट। मैंने आपको फिशिंग के ईमेल का कैरेक्टरिस्टिक बता दी, डर या प्रलोभन। ऐसे करके कुछ वो ईमेल बनाएंगे और आपको भेजेंगे। उनका उद्देश्य क्या है कि उस ईमेल में, वो फिशिंग ईमेल में एक अटैचमेंट होगा, ये लाल बॉक्स में आपको एक अटैचमेंट दिख रहा है, ये ऑडियो फाइल है, ये वीडियो फाइल भी हो सकती है, फोटोग्राफ भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगी, ये मेरे वायरस के साइज पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मेरा वायरस इस फाइल के अंदर एम्बेडेड है ना। तो मेरा वायरस जितना बड़ा, उतनी ही बड़ी फाइल या उससे बड़ी। तो ये ऑडियो, वीडियो, फोटो एंड डॉक्यूमेंट डिपेंड्स whatever I send you, but depend on the virus I want to send you, है ना। ठीक है, तो वो एक ऐसा ईमेल बनाएंगे, उसमें एक ऐसे ऐसी अटैचमेंट करेंगे, उसके अंदर मेरा वायरस होगा। आपको तो सिर्फ वो ऑडियो फाइल दिखेगी, मेरा वायरस नहीं दिखेगा। टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट के आपको बहुत सारे उदाहरण मैं दूंगा। एक तो आपको दे दिया फिशिंग किट वाला। अब ये देखिए, फिश इसमें आपको दिखेगा नहीं, आप तो आगे प्रलोभन में जो भी फंसने वाला है या फिर डर से, तो आप उसको क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने उस ऑडियो फाइल को क्लिक किया तो वो एक डाउनलोड होगी आपके डिवाइस में, और उसके साथ साथ मेरा वायरस भी डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा, आपको वो भी नहीं दिखेगा। टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, आपको तो सिर्फ ऑडियो फाइल दिखेगी। अब आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, मैंने वायरस को भी कर लिया, आपने उस ऑडियो फाइल को सुना, आपको पसंद आया नहीं आया, जो भी करना है, डिलीट करना है, जो करना है जो करना है, पर मेरा वायरस आप डिलीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज मेरा वायरस है प्रोग्राम्ड उस फाइल के साथ डाउनलोड होने के लिए, बट डिलीट होने के लिए प्रोग्राम नहीं है उसके साथ। अब वो पीछे रह गया, आपको वो भी नहीं दिखेगा। अब वो वायरस कई प्रकार के हो सकते हैं, बैकडोर, रूटकिट, ट्रोजन, आइडवेयर, स्पाईवेयर, डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट, पर वो वायरस मेरा प्लेस में आ गया। अब आज के बाद आप कुछ भी चीज बात करोगे फोन पे, शायद मेरे को सुन सकता है। आप कोई भी चीज टाइप करोगे, मेरे को शायद दिख सकता है। आप कोई भी साइट विजिट करोगे, मेरे को पता चल जाएगा। तो डिवाइस तो आपके पास है, कंट्रोल मेरे पास है एक तरीके से। अब मैं आपका सारा डेटा चोरी कर लूंगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर दूंगा और फिर कुछ भी कर सकता हूँ। आपका बैंक अकाउंट पे अटैक कर सकता हूँ, आपके रेपुटेशन पे अटैक कर सकता हूँ, आपकी कंपनी की सोर्स कोड ले लूंगा, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी ब्लैकमेल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। So, a phishing attack to send a virus can be done through an email. This is one form. It can also be done through an SMS. As you can understand, क्या लिखा है इसमें, important upgrade on your mobile account. नीचे क्या लिखा है, failure to comply might lead to suspension. डर, करना क्या है आपको, लिंक क्लिक करनी है और अपने मोबाइल अकाउंट को अपग्रेड करना है। वेरी सिंपल। सब सोचेंगे कुछ नहीं, डर थोड़ा तो डर लगेगा कि अरे ये सस्पेंड हो जाएगा नहीं तो आपने जैसे ही वो लिंक दबाई जो दी है, एक वेबसाइट डाउनलोड होगी आपकी डिवाइस में, मतलब एक वेबसाइट खुलेगी, उसके साथ मेरा वायरस डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, जो कोई दोबारा वायरस करेगा। और ये एक मैलवेयर लेडन पोस्ट से भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट हो और उसमें मैं वायरस अपना एम्बेड कर दूं और आपको भेज दूं।
और आप उसको डाउनलोड कर लोगे जैसे होगा। जैसे आप सब एरिना एनिमेशन के, मैंने बोला ना, इन्फॉर्मेशन इज द बेस ऑफ साइबर क्राइम। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को? आप सब एरिना एनिमेशन के स्टूडेंट्स हो मान, मेरे को आपके नाम पता चल जाए, आपका फोन नंबर पता चल जाए, मैं अगर साइबर क्रिमिनल, आई विल वेरी हैप्पी। मैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत काफी महत्वपूर्ण है ना। सो सिंपल फॉर मी नाउ, मेरे को मालूम है आपको फोन नंबर। आई नो 99% ऑफ यू विल बी यूजिंग व्हाट्सएप ऑन योर फोन। तो मैं एक मान लो वीडियो बनाऊं और एरिना एनिमेशन में करप्शन, एरिना एनिमेशन में ये स्कैंडल, एरिना एनिमेशन में वो स्कैंडल, कुछ भी बनाऊं, एक वीडियो बना के आप सबको भेज दूं। अब बताइए, आपके उस पे लैंड करेगा आपके व्हाट्सएप पे, तो आप क्या उसको देखोगे एक बार कि नहीं देखोगे? या उसका शीर्षक पढ़ोगे? आई एम श्योर 100% देखोगे। आज के बाद मत देखना, बी वेरी केयरफुल, अननोन सोर्स से नो। आप जैसे ही उसको देखोगे, आप क्लिक करोगे, मैलवेयर मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर, दैट इज वायरस। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगेन वायरस डाउनलोड एंड अलोंग विद दैट वीडियो, ऑडियो जो भी था, तो वो काम वही करेगा। तो ये एक तरीका है फिशिंग का, वायरस भेजने के लिए आपकी डिवाइस में, और उसको फिर डेटा थेफ्ट करने का, आपकी जो डेटा, पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा इन द डिवाइस। सेकेंड वे ऑफ फिशिंग इज, फिशिंग अटैक करने के काय के लिए आपको एक फेक साइट में ले जाने के लिए, और फिर फेक साइट में आपके द्वारा आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल डलवाने के लिए। कौन डालेगा? आप खुद डालोगे फेक साइट में। मतलब पहले वाले में तो मैंने वायरस भेजा और आपका इंफॉर्मेशन चोरी करी, राइट। इसमें मैं आपको एक फेक साइट में ले जाके आपके द्वारा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डलवाऊंगा, ठीक है। ये कैसे होता है ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके भी तरीके हैं। ये जनरली होता है फाइनेंशियल साइट्स के साथ, लाइक बैंकिंग साइट्स, लाइक इंश्योरेंस साइट्स, लाइक स्टॉक ब्रोकिंग साइट्स, उनके साथ होता है जनरली, पर इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। इसमें क्या होता है कि एक आपको ईमेल आया, मान लो ईमेल एक तरीका है, ईमेल आपको आया, ईमेल है, मैं एग्जांपल फेडरल ट्रेड कमीशन का। फेडरल ट्रेड कमीशन एक अमेरिकन संस्था है। अमेरिका में जो लोग ट्रेड करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, उनको इस संस्था में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, फिर कुछ टैक्स देते हैं, फिर कुछ उनको कुछ मिलता है, रिबेट मिलता है, जो भी होता है वैसे ही कुछ। तो जो भी व्यापारी होंगे वो इस संस्था के साथ जुड़े होंगे। तो मैंने बोला ना, इंफॉर्मेशन बेस, अगेन उनको जब किसी नॉन व्यापारी को अगर ये ईमेल भेजेंगे तो कोई फर्क, उनको फायदा ही नहीं है, बिकॉज आप व्यापार करते ही नहीं। पर आपको पता करना होना पड़ेगा कि आप व्यापारी हो। तो उनको पता है कि आप व्यापारी हो, तो इस संस्था के साथ आप रजिस्टर्ड हो, नहीं तो आप व्यापार कर ही नहीं सकती यूएस में। इन्फॉर्मेशन किसने दी? मोस्ट आप ही ने दी है एक्चुअली, है ना। तो ऐसा आप उनको पता चला, तो उन्होंने ऐसा एक ईमेल भेज दिया, और उसमें ऊपर क्या लिखा है इस ईमेल में? एफटीसी रिफंड। एफटीसी रिफंड, रिफंड मतलब पैसा आना। पैसा आना सबको अच्छा लगता है ना, पैसा मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, बाद में देखेंगे यार, पैसा तो आ जाए। एवरीवन इज सो हैप्पी टू गेट मनी, राइट। अगर इसमें लिखा होता है एफटीसी फाइन, तो फिर आप देखो, अरे मेरे पे जुर्माना लग गया, मैंने पैसे देना बुरा लगता है, लेना किसी को बुरा नहीं लगता। हम ये भी नहीं सोचते कि हमने रिफंड के लिए कभी अप्लाई किया है क्या, हम रिफंड के लिए एलिजिबल है क्या, हमारी पात्रता है भी कि नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लिखा है एफटीसी रिफंड, पैसा आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाते हैं। और उनको मालूम है ये सब चीज, लालच, मैंने बोला ना, प्रलोभन या डर। प्रलोभन में आ गए। अब एक रेड बॉक्स है, secretary@ftccomplaintassistant.com, मतलब ये है वो आईडी जहां से ये ईमेल जनरेट हुई है। अब आप ये बताइए, क्या आपको ईमेल आईडीज याद रहती हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो ज्यादा? डू यू रिमेंबर देम? आई डोंट थिंक सो। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो मान लो, तो अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लेंट सेक्शन की आईडी मालूम है? नहीं मालूम। अगर आप इनकम टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग एक साइट है, ई फाइलिंग में जो रिफंड सेक्शन है उसकी आपको ईमेल आईडी याद है? आई डोंट थिंक सो याद है। उनको मालूम है, आपको याद नहीं रहती, इसलिए वो कुछ भी ऐसी आईडी बना लेंगे, secretary@ftc-complaint-assistant.com, आपको लगेगा सही होगी, ऐसा आ रहा है ना, रिफंड आ रहा है, सही होगी, आगे बढ़ो। ये कंप्यूटर वाले रूम का भी पढ़ना। मैं दूसरी बात बता दूं, अगर आपको अगर पता भी है आपको साइट का आईडी, अगर मतलब आपको याद भी है, आपने स्टोर भी किया है, तब भी आप गलती कर सकते हो, क्योंकि एक चीज होती है स्पूफिंग, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। अगेन स्पूफिंग भी संभव है। स्पूफिंग मतलब होना कुछ, दिखाना कुछ। तो आपको ये ईमेल आईडी दिख रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस ईमेल आईडी से आपने जनरेट हुई है ईमेल, ये किसी और आईडी से जनरेट हो सकती है, पर दिखा हुआ आपको ये सकते हैं। फेक मेलिंग भी इसको बोलते हैं। कॉलिंग में भी हो सकता है, कॉल स्पूफिंग, मैं अपने नंबर से आपको फोन करूं और कोई और नंबर डिस्प्ले करूं जो मैं चाहूं, इनको बोलते हैं इंटरनेट कॉल्स, वॉइप कॉल्स, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कॉल स्पूफिंग भी पॉसिबल है, मेल स्पूफिंग भी पॉसिबल है, एसएमएस स्पूफिंग भी पॉसिबल है। अगेन व्हाट? टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट फॉर द क्रिमिनल। आपको तो वही दिखेगा जो वो दिखाना चाहते हैं।
सतर्क आपको रहना है। तो आपको तो ये दिखा secretary@ftc-complaint-assistant.com, आपको अगर याद नहीं है तो वैसे भी आगे बढ़ जाओगे, आपको तो पैसा मिल रहा है। अगर याद भी है तो हो सकता है ये सही भी हो, दिख रही हो, बट ये फिर भी सही नहीं हो। But anyway, you will go to the next step. What is the next step? The next step is that you press the link. एक लिंक दिया नीचे ब्लू में, www.ftc.gov। आप इस लिंक को दबाइए, FTC की साइट पे जाइए और अपना रिफंड प्राप्त करिए। और आप तो लालच में आ ही गए हो, तो सब पे विश्वास हो ही गया है, आप उस लिंक को दबा दोगे। तो जैसे ही आपने उसको लिंक को दबाया, आप एक्चुअल FTC साइट पे नहीं जाओगे, आप एक फेक साइट पे जाओगे। वो फेक साइट बिल्कुल FTC साइट जैसी दिखेगी, बिल्कुल वैसी, सेम कलर, सेम लेआउट, सेम लोगो, सेम डिजाइन, एवरीथिंग सेम। जैसे आप उस साइट को देखोगे और आप तो FTC के कस्टमर हो ही, आपको लगेगा कि ये खुल गई साइट, यही है साइट। आप बताइए, आप फेसबुक करते होगे, फेसबुक का आइकॉन अगर आप दबाओ और उसमें फेसबुक की एक साइट खुले, तो हर बार क्या ऊपर जो URL लिखा है, क्या आप पढ़ते हो www.facebook.com? You don't read it. You should read it. आज के बाद पढ़ना, don't take it for granted. This is virtual world, आपको कुछ भी दिखाया जाए, पर वो जानते हैं आप नहीं पढ़ते। तो जैसे ही आपने ये दबाया, एक फेक साइट खुली जो बिल्कुल असली साइट दिखती है, और आप आगे बढ़ते हो। उसमें कुछ जगह होगी जहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आप अपना अकाउंट नंबर, अपना डिटेल, अपना पासवर्ड, अपना यूजर आईडी जो भी डालोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल दोगे, वो उनके पास चली जाएगी। वो चाहते थे, वो जैसे आपने डाला, कुछ जगह आएगी जहाँ लिखा होगा रिफंड, बिकॉज वो तो आपको उसी के आधार पे जाल में फंसा रहे हैं। आपने रिफंड का बटन दबाया, आपको आ गया कि चलो $600 रिफंड मिल गया। आप बड़े खुश हो गए, देखा $600 मैं अमीर हो गया। बट आपको नहीं पता, आपको कोई रिफंड नहीं मिला, आपका फंड सारा खाली हो जाएगा बैंक से। क्यों? क्योंकि आपने एक फेक साइट पे जाके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी। ये SMS से भी हो सकता है। ये SMS मतलब ये है, क्या लिखा है इसमें, क्रेडिट कार्ड हैज बीन टेम्पररीली सस्पेंडेड। आपका सस्पेंड हो गया टेम्पररीली क्रेडिट कार्ड। अनलॉक करना है, कैनेडा ट्रस्ट इज अ बैंक। कैनेडा ट्रस्ट की एक लिंक दी है, वेबसाइट पे जाओ और अपना बैंक, अपना कार्ड को सस्पेंड होने से वापस करो। डर दिखा दिया, आपको क्या करना है, आप उस लिंक को दबा दोगे, एक साइट खुल जाएगी, फेक साइट अगेन। आप अपने कार्ड को टेम्पररी सस्पेंड होने से रोक दोगे, एक्चुअली बट अगेन आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी उस साइट, फेक साइट पे डाल दी जो उनके पास चली जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये दो तरीके जो हैं फिशिंग करने के, जब फिशिंग करके आपके अकाउंट में भेजते हैं, आपको एक वायरस भेजते हैं, और दूसरा फिशिंग करके आपको एक फेक साइट में ले जाके आपके द्वारा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डलवाते हैं। इन दोनों तरीकों में पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है, और फिर उसके आधार पे वो आपका पैसा निकाल नहीं सकते, कैश नहीं मिलता उनको, वो आपका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं आपके अकाउंट से। दे कैन नॉट गेट कैश, दे ट्रांसफर योर मनी। कहाँ करते हैं? या तो वो एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे करेंगे और कुछ सामान खरीदेंगे, या फिर वो किसी ऑनलाइन वॉलेट में उस पैसे को डलवाएंगे, फिर कुछ सर्विस खरीदेंगे, लाइक रिचार्ज कराएंगे, कोई टिकट बुक कराएंगे। कैश नहीं प्राप्त कर सकते। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए जिनका भी ऑन है। तो वो आपके उससे कैश प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एक तीसरा तरीका है जिसमें उनको कैश मिल जाता है, क्योंकि आप खुद उनके फेक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, फिर उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है, मैं इसको बोलता हूँ फिशिंग बाय टेम्पटेशन। आपको प्रलोभन दिया आपके बारे में जान के, और फिर आपको फंसाया और आपसे पैसे डायरेक्ट। प्लीज माइक को प्लीज म्यूट कर दीजिए संजय जी, बहुत सारी वॉइस आ रही है। एनीवे, तो ये आपके बारे में जानते हैं, फिर आपको फंसाते हैं। मैंने नीचे लिखा है ग्रीन में एक चीज लिखी है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और वो जानकारी कौन देता है? हमको। मैं इसरो में जा चुका हूँ, मैं DRDO में जा चुका हूँ, मैं ISB में, बड़े बड़ी संस्थाओं में गया हूँ, IIM में गया हूँ, IIT में गया हूँ, मैंने हर जगह देखा है। चांद तक रॉकेट भेजने की क्षमता है हमारे लोगों में, साइंटिस्ट में, बट अपनी डिवाइस की सुरक्षा में क्षमता नहीं है, सोचते ही नहीं है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आप कभी सोचते हैं कि ये वाला अटैक जो है ना, प्रलोभन देके फंसाना, वो तो किसी अनएजुकेटेड व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसी अनअवेयर व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो आप फिर से सोच लीजिए, ये अटैक जो है ना, होते सबसे जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके साथ होता है। मैंने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, बैंकर्स, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, मैंने इस ऐसे अटैक में फंसते देखा है, बड़े आराम से फंसते देखा है। और किस सूचना के, किस आधार पे? जो सूचना हम अपने बारे में बताते हैं, ये आधार इसका यही है। घर बैठे लॉटरी लग गई, घर बैठे नौकरी लग गई, घर बैठे रिश्ता बन गया, ऐसा होता नहीं है। ये मोटो बनाना है तभी बचोगे। मेरे को भी ईमेल आते हैं, जब ईमेल आ गया, मिस्टर कपूर आपका हमने काम देखा, क्या बढ़िया काम है साइबर सिक्योरिटी में, हम एक अमेरिकन संस्था है, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं अमेरिका बुला के।
और नीचे लिंक है, देख लीजिए हमारे बारे में। आप एक लिंक दी होगी। आपका उसमें विंडोज फोटो एडिटर लगा हुआ है? प्लीज अपना माइक देखिए यार, कौन है ये जिनका चला हुआ, बहुत सारे आवाज आ रही है, कुछ करिए। डाउनलोड करिए विंडोज फोटो एडिटर। आप सबको म्यूट क्यों नहीं कर देते? फोटो एडिटर डाउनलोड करिए। मैंने कंट्रोल आपको दे रखे हैं। मेरे पास कंट्रोल नहीं है। I think I have already made you host. But there is no way I'm not getting that button for muting anybody. But anyway, चलिए, तो आप उसको host बनाना था ना, that you can also do it anyway. तो what I want to say is that you have to protect, you cannot get into प्रलोभन। मैंने वो आपको एक लिंक दिया हुआ है, सपोज उस लिंक को मैं प्रेस करूं तो एक साइट खुल जाएगी, बड़ी सुंदर साइट खुल जाएगी, एक बहुत बड़ी संस्था मेरे को दिखेगी। आपका विंडोज 8 है कि 10 है? बट वो फेक साइट होगी, है ना, क्योंकि फेक साइट में फेक साइट का क्या है कि साइट तो कोई भी बना सकता है, अपने घर बैठे बैठे साइट कोई बना के 330 रुपए में उसको ऑनलाइन भी कर सकता है। अगर मैं कभी सोचने लग जाऊं कि देखा मेरा कितना नाम हो गया, अमेरिका तक मेरा नाम हो गया, और अब इंडिया तो पीछे छूट गया, अमेरिका में जाऊंगा वहां प्राप्त करूंगा, ऐसे ही फंसाते हैं वो। इसका एक क्लासिकल चीज होता है, इसका साइन जो है वो है कि आपसे कभी बड़ी राशि नहीं मांगेंगे, आपसे कभी 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जैसे बड़ी राशि मांगेंगे हम लोग 20 बार सोचेंगे, 20 बार पूछेंगे, नहीं भेजता कोई, इसलिए छोटी राशि भेजते हैं वो, और वो छोटी राशि मांगते हैं वो, और 2000 5000 ये ट्रांसफर फीस, हैंडलिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे करके मांगते हैं, और लोग देते रहते हैं, बिकॉज छोटा है, टेम्पटेशन में तो आ ही गए हैं। पर वो जब राशि बड़ी हो जाती है तब लोग 2-4 सवाल पूछते हैं, तब वो बात करना बंद कर देते हैं, एंड फिर आप उनको ढूंढते रहिए, बिकॉज उनको मालूम है कि उनको जितना मिलना था मिल गया, अब नहीं मिलेगा। आप उनको ढूंढिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, मैंने जैसे बताया, आप उनको ट्रैक ट्रेस कर लोगे। और सपोज नाइजीरिया में बैठे हो, मैं कल ही कर रहा था एक वेबिनार भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए बिहार में, वहां पे जो एक व्यक्ति ने मेरे को क्राइम बताया, वो सेम चीज, इतनी बुरी तरह उनको फंसाया, 65 लाख रुपए उनसे लिए ओवरऑल, फेसबुक पे फंसा के 65 लाख, और वो व्यक्ति कहाँ का निकला? नाइजीरिया का, सारा पैसा नाइजीरिया, व्यक्ति नाइजीरिया, आप उसको ढूंढ कहाँ मिलेगा नहीं। इंडिया में भी होता है, मैं कई जगह वेबिनार कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया, मैंने अभी एक वेबिनार और किया था फॉर एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड। उसके बाद मेरे को बहुत लोग संपर्क करते हैं, पूरे देश से करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, अपनी समस्याओं के साथ जो मैं समाधान, जैसे अभी मैंने बैंगलोर में किया, उनकी एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने मेरे को किया, स्कूल में उनकी जो बुलिंग हो रही है, स्टूडेंट बुली कर रहा है टीचर को, इमेजिन, तो उनको मैंने समाधान बताया। एनीवे, मैंने जब झारखंड यूनिवर्सिटी, झारखंड एमिटी यूनिवर्सिटी में किया, तो एक प्रोफेसर ने, असिस्टेंट प्रोफेसर थी वो महिला, उनने मेरे को फोन पे बताया, उनके साथ एक ऑफेंस हुआ था ऑन पेटीएम, और उनको ऐसे ही फंसाया था ये टेम्पटेशन देके, और 1.5 लाख रुपए उनसे लिए। अल्टीमेटली शी वाज क्वाइट स्मार्ट, शी गॉट होल्ड ऑफ 6 फोन नंबर्स ऑफ दैट गैंग, और उन्होंने रांची पुलिस को दिया, रांची पुलिस ने उस गैंग को पकड़ भी लिया, बट वो पैसा कुछ नहीं मिला, पैसा तो खर्च हो गया था 1.5 लाख। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं हो सकता है आपके देश में भी ना हो सकता है गैंग पकड़ी जाए फिर भी पैसा ना मिले, तो बेस्ट तरीका क्या है? इससे बचिए। तो बचना कैसे है? घर बैठे ना जॉब, नौकरी लगती है, ना रिश्ता बनता है, ना अवार्ड रिवॉर्ड बनता है। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट, एंड जो इन्फॉर्मेशन हम अपने बारे में बताते हैं, हमारी अच्छाई का, हमारी महानता का, वही यूज होता है ऐसे केस में हमारे खिलाफ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फोर्थ अटैक इज विशिंग, विशिंग इज फिशिंग बाय वॉइस कॉल, ये आप समझ सकते हो, फोन कॉल के माध्यम से फिशिंग करना। और मैंने ऐसे ये जल्दी ज्यादातर एल्डरली के खिलाफ होता है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई जानकारियां वो लोग दे देते हैं, यूजर नेम, अकाउंट नंबर, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड, एक्सपायरी डेट, सीवीवी सब बता देते हैं। इमेजिन, इतना सारी जानकारी वो बार बार बताते हैं, 10 हजार करके मैंने 80,000 1 लाख रुपए निकलते देखा, मतलब 8-10 बार आपने ओटीपी बताया है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैंक मैनेजर्स को इसमें फंसते देखा है, पुलिस अधिकारी के घर में चोरी हो जाए, सब लोग बहुत हंसते हैं कि भाई अपनी सुरक्षा तो कर नहीं सकते, हमारे सुरक्षा क्या करेंगे यार। तो बैंक मैनेजर जिसको मालूम है कि ये सब जानकारी कोई भी आपसे फोन पे नहीं पूछ सकता, वो भी दे देते हैं। मैंने उनको भी इस क्राइम का शिकार होते देखा, इंदौर में ही देखा है, भंवर कुआं का केस है, उसमें एक सेंट्रल बैंक का मैनेजर था, वो पूरी जानकारी उसने फोन पे दे दी, प्रलोभन में आके शिकार हो गया अपराध का। तो ये चौथा तरीका है। पांचवा है स्मिशिंग, ये एसएमएस के माध्यम से यूजर नेम, पासवर्ड एंड ऑल प्राप्त कर लेना, ये भी एक तरीका है फिशिंग का। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए, इनको याद रखना प्लीज। पहला तरीका है फिशिंग, आपके डिवाइस में वायरस भेज के फोटो एडिट करने का। दूसरा तरीका है, ये फिर वो बात पता नहीं कौन बोल रहा है, तो महिला की आवाज है, प्लीज देखिए, आप म्यूट करिए अपना, वो डाउनलोड करिए।
सेकेंड तरीका है फिशिंग अटैक करके आपको फेक साइट पे ले जाना और आपकी जानकारी डलवाना। तीसरा है फिशिंग बाय टेम्पटेशन। चौथा विशिंग। पांचवा स्मिशिंग। ये 5 तरीके हैं फिशिंग करने के, इसको याद रखिएगा। और इससे सुरक्षित रहने का तरीका एक है, 2 स्टेप्स हैं वैसे। पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपको वर्चुअल दुनिया में किसी भी फिशिंग अटैक से अगर बचना है तो उसका तरीका सबसे अच्छा एक है कि एक चीज की अनजान से कोई संपर्क नहीं वर्चुअल दुनिया में। ये सबसे बड़ा तरीका है फिशिंग अटैक से बचने का। अनजान से कोई संपर्क नहीं, मतलब कोई अनजान सोर्स से फोन कॉल आए, कोई भी कुछ भी बोले, आपको बात नहीं करनी। कोई भी अनजान सोर्स से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी के नाम से किसी कुछ भी दिख रहा हो, अनजान हो अगर। तीसरा, अनजान सोर्स से कोई ईमेल आए, कोई अटैचमेंट प्रेस नहीं करना। अनजान सोर्स से कोई एसएमएस आए, कोई लिंक प्रेस नहीं करना। मतलब अनजान से कोई संपर्क नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका फिशिंग से बचने का। दूसरा स्टेप भी है, मैंने आपको बताया कि वर्चुअल दुनिया में स्पूफिंग संभव है, मतलब होना कुछ दिखाना कुछ, है ना। तो स्पूफिंग से बचने के लिए पहला तो हो ही गया, अनजान है तो नो संपर्क, नो क्वेश्चन एवरी टाइम। इवन इफ इट लुक्स नोन, अगर जाना पहचाना दिख भी रहा है तब भी वेरीफाई करिए। वेरिफिकेशन के बिना आगे मत बढ़िए। सुरक्षा के लिए अपन को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मुफ्त में नहीं आती। अगर आप सोचो कि मैं तो घर बैठे मजा है, सब कोई नहीं, इसमें सुरक्षा की कुछ नहीं करना, ऐसा अगर आप भावना रखो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आप घर से बाहर जाते हो, ताला लगाते हो, कुछ तो करते हो, वापस आते हो तो चाबी से खोलते हो, कुछ तो मेहनत करते हो। वैसे ही वर्चुअल दुनिया में भी ये ताले, ये प्रयास करते हैं। तो पहला, अनजान से कोई दोस्त, कोई संपर्क नहीं, पहला हो गया। दूसरा, जाना पहचाना भी लग रहा है तो वेरीफाई करिए। जैसे सपोज मेरे प्रोफाइल से आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, आप मेरे को नहीं जानते हैं पर्सनली, रिजेक्ट, नो क्वेश्चन। और अगर आप जानते हैं तो फिर आपको फोटो एडिटर पापा डाउनलोड करो, तब होगी आपकी प्रॉब्लम। फेसबुक के अलावा कोई और संपर्क करने के फोटो एडिटर लिखो, आप मेरे को फोन करिए, मान लीजिए, और पूछिए कि आपने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अगर मैं बोलूं हाँ, आप विंडोज फोटो एडिटर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना तो फिर आप उसको रिजेक्ट करिए। विंडोज 10 से आपका कोई एसएमएस आए, कोई फोन कॉल आए, उस समय जानकारी देना, उस समय गतिविधि करना, कार्रवाई करना जरूरी नहीं है, उसको मत करिए उस समय। बैंक का नंबर पता करिए, मैनेजर से बात करिए, अपने बैंक के किसी और सेक्शन जहां से आया उससे बात करिए, पूछिए एसएमएस आपने भेजा है, ये फोन कॉल करवाया है आपने। मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोल दिया, बात खत्म। हाँ बोला तो यू कैन देन डिसाइड व्हाट टू डू। ओके, सो फर्स्ट इज नो कॉन्टैक्ट, सेकंड इज वेरिफिकेशन। यू मस्ट डू इट। इफ यू डू दीज 2 थिंग्स, आप फिशिंग अटैक से बेहतर ढंग से बच पाएंगे। सेकंड ग्रुप ऑफ क्राइम जो आपको बात करना चाहता हूं, अभी जल्दी से करूंगा, अब मैं 5, 7, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, ताकि 7 बजे हो जाए, फिर अपन 10-15 मिनट वी कैन डू दी क्वेश्चन आंसर्स। सेकंड ग्रुप ऑफ क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम तो नहीं है ये साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। और सोशल मीडिया के खिलाफ मैं नहीं हूँ। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है फॉर चेंज। और जो चेंज होता है ना, बदलाव, वही आधार होता है इम्प्रूवमेंट का, डेवलपमेंट का। ये भी पक्का है, अपनी जिंदगी में जितनी इम्प्रूवमेंट्स, जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो बदलाव के कारण हो रही हैं, जो समाज में, जो वर्ल्ड में आ रही है। और सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा इंजन है, ये मैं मानता हूँ। और सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, गैजेट्स हैं, ये सब चीजें हैं जो इस चेंज को ला रही हैं। बट सोशल मीडिया भी एक बहुत सशक्त माध्यम है, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई भी है। अच्छाई को अपनाना, बुराई से बचना, ये अपना मोटो होना चाहिए। तो मैंने पहले बोला, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। तो ये जो 4 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको मालूम ही होंगी, बट एक और बार इसकी चर्चा करते हैं, ताकि सिस्टम का पार्ट बने। सबसे पहले, सोशल मीडिया का ओवर यूज नहीं होना चाहिए, ये आप सब जानते हैं, इसमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया इज लीडिंग टू मेंटल प्रॉब्लम्स, टू फिजिकल प्रॉब्लम्स, watery eyes, backaches, spondylosis, conflicting relationships, violent behaviors, depressions, suicides, कितने सारे समस्याएं में, कितने नाम, ये सब उसका आधार है ओवर यूज, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज में अच्छाई होती है, उस चीज में बुराई भी होती है। तो हमारे को अच्छाई को अपनाना है, बुराई एनीवे। तो सोशल मीडिया का ओवर यूज मत करिए, उसको कोई अच्छी चीज भी ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा खेलना भी है और एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं, वैसे ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग भी अच्छा। हाउ टू क्रॉप अ पिक्चर ऑन योर कंप्यूटर, पता तो करते क्यों नहीं हो? फिर घंटा 3-3, 6-6 घंटे बैठे रहते एक फोटो के लिए। Why you waste so much time in doing such a small thing? ये कौन बोल रहा है?
आई थिंक सर ये रविंद्र नाम से देखो कोई पहले दूसरा विंडोज से आवाज फोटो आ रही है। एडिटर अगर डाउनलोड नाम करो। लीजिए ना प्लीज, टेल देम टू गिव विंडोज 10, साइलेंट करें अपना माइक, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ भी। विंडोज फोटो एडिटर, विंडोज 10 और विंडोज 10 डाउनलोड सर करो। आप संजय को यदि वापस एक बार से मॉडरेटर बना देंगे तो हम ढूंढते रहो, सारी एनर्जी कैसे वेस्ट बनाऊं? करो। आप भी कम तो नहीं है, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हो। उसका आ ही नहीं रहा ना। मछली वाला आएगा, पैसे दे देना। मेरे वो पता नहीं कहाँ आपने पैसे रखे मेरे को। मैंने सब कुछ नहीं है, मैंने कोई नहीं, मैं नहीं है, मैं खुद ढूंढने में 1 या 10 सेकंड, वो आएगा भी भेजेगा करके। संजय को आपको बना दूं? संजय नहीं, वही काम करेगा जिसमें इसको इंटरेस्ट है। मैंने संजय को वापस, संजय आपका पोस्ट आप प्रिपेयर करके उसको देखिए। संजय आप रविंद्र को इसमें से ग्रुप में से निकाल दीजिए प्लीज। चलिए, तो सोशल मीडिया का ओवर यूज मत करिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज आती है, इसको आप अपने मन में रखिए प्लीज। हमेशा अपने मन में ये रखिए कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज इज अ प्रॉब्लम। ऑल नॉट ऑल कंटेंट, बट रिसर्च ये बताता है कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज कंटेंट है उसमें से 70% तक फेक या फॉल्स हो सकता है। टिल 70%। फेक मतलब बढ़ा चढ़ाकर, एंड फॉल्स मतलब तो 70% कंटेंट उसका फेक या फॉल्स हो सकता है। तो इसीलिए अपन को बहुत ध्यान देना है, और कुछ भी रिएक्शन और एक्शन करने से पहले उसको वेरीफाई करना प्लीज। कोई भी चीज दिखा देते हैं, किसी दूसरे देश से दिखा देते हैं, लोग मान जाते हैं और बोलते हैं माय गॉड ऐसा हो रहा है, और एक्शन रिएक्शन करते हैं और पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं विदाउट थिंकिंग। बिकॉज हमें जो दिखता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, या जो दिखाया जाता है, राइट? किसी और युग का दिखा देते हैं, 5 साल पहला, 10 साल पहला, लोग विश्वास कर लेते हैं। मॉर्फिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। फोटोग्राफ्स का, ऑडियोज का, वीडियोज का डिजिटल मॉडिफिकेशन इज वेरी इजी। So they will modify photographs, morph photographs, and then make it viral. And लोगों को जो दिखता है उसमें विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए प्लीज अपने मन में ये रखिए बात कि मैं अभी कुछ दिन पहले एडीजी इंदौर जोन में था। इतना बड़ा जोन, इतना उसमें ये चल रहा था सोशल मीडिया के कारण, बच्चा चोरी, इतनी अफवाह चल रही थी। एक केस नहीं था, मैं आपको बताऊं, नॉट इवन वन केस इन द होल जोन। और ऐसी ही उसमें दहशत फैली थी कि लोग अनजान व्यक्ति को गांव में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में देख के, अगर बच्चे के आसपास भी कहीं दिख गया कोई अनजान, तो उसको मार के मार तक डालते थे। जस्ट सी इररेशनल बिहेवियर बेस्ड ऑन फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। तो वी आर नॉट इररेशनल पीपल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने आपको कितनी बार ये समझाया है, थोड़ा फेक न्यूज है, देखिए फिर व्यवहार करिए, सही करोगे आप, गलत करने से बचोगे। थर्ड चीज है ये सेम चीज, पैनिक एंड फियर में मत आओ सोशल मीडिया के कंटेंट के कारण, न्यूज कंटेंट फेक और फॉल्स न्यूज। और जब व्यक्ति पैनिक में, डर में और आतंक में आ जाता है ना, फिर वो इररेशनल काम करता है बिना सोचे समझे। और यही शायद वो लोग ये ऐसे तत्व चाहते हैं। इंसान जाना जाता है अपने सोचे समझे निर्णयों के कारण। जब आतंक और उसमें आ जाता है, फियर में, तब बिना सोचे समझे करता है। आप मत करिए, पैनिक और फियर से बचिए। और चौथी चीज है, सोशल मीडिया का मिसयूज करने का कभी खुद कभी सोचिए भी मत। बिकॉज पहली बात मैं आपको बताऊं, अगर आपकी रिपोर्ट हो गई और कानून के खिलाफ है तो आप पकड़े जाओगे और आपको सजा भी मिलेगी। मैंने आपको खंडवा वाला एग्जाम्पल बता दिया है, ऐसे मैं 50 आपको एग्जाम्पल और बता सकता हूँ जो रोज होते हैं। बिना सोचे समझे अपनी मानता दिखाने के लिए, अपनी मजाक करने के लिए, या फिर किसी को अपनी एक्टिविज्म दिखाने के लिए कुछ भी करना आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। बस आपके फुटप्रिंट्स कहीं नहीं जाएंगे, है ना? पहली बात, आप पकड़े जाओगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, अगर आप वो बात छोड़ दीजिए कार्रवाई की, बट इंसान के नाते भी अगर आप सोशल मीडिया का मिसयूज करोगे तो आप सब डैमेज करोगे अपनी सोसाइटी को। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में सोसाइटीज आर बीइंग टॉर्न अपार्ट बाय दिस इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया। तो आप बहुत नुकसान करोगे, अपने समाज को करोगे, अपने देश के लिए नुकसान करोगे, और सबसे बड़ा नुकसान आप अपने लिए करोगे, ये मैं मानता हूँ। सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे के लिए करिए, ओवर यूज से बचिए, मिस यूज से बचिए, फेक न्यूज है उसको मन में रखिए, और इररेशनल बिहेवियर, फियर और पैनिक में आके मत करिए। तब आप सोशल मीडिया का एक्चुअली सही मायने में सही उपयोग कर रहे हो। लास्ट ग्रुप जो मैं आपको बात करूंगा, जल्दी से करूंगा, इसको खत्म करूंगा, मॉनिटरिंग चिल्ड्रन। मैंने आपको पहले बोला, साइबर सिक्योरिटी की चाबी है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जानना और कुछ करना, है ना? किसके बारे में, कौन करेगा? आप खुद करोगे। तो बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम है कि वो जानते भी नहीं है ज्यादा, और फिर जानते भी हैं तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर बच्चों के लिए किसको करना है? बच्चों के लिए भी आपको करना है।
एंड जैसे अवेयरनेस इज नोइंग एंड डूइंग, वैसे मॉनिटरिंग इज ऑल्सो नॉट ओनली लुकिंग एंड वॉचिंग एंड सीइंग कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, देखना। इट्स नॉट सिर्फ देखना, इट इज देखना और करना फिर कुछ उस बारे में, वो होती है मॉनिटरिंग। हम असली दुनिया में मॉनिटरिंग अपनी बच्चों की पूरे दिन करते हैं, पूरे 24 घंटे अगर कर सकते हैं तो। पहली बात, एज ए गुड पेरेंट, एज ए गुड क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए हम? पहली बात, असली दुनिया में हम उनके प्रोविजन करते हैं, अच्छी एजुकेशन जितनी हम अच्छी दे सकते हैं, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छी सुरक्षा, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बेड प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। और दूसरा को मॉनिटर, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बात करती है, कब सोती है, कब उठता है, क्या पढ़ता है, क्या खाता है, पूरे दिन हम मॉनिटर करते हैं और कुछ करते हैं। ये दोनों चीजें मिलके बच्चे का भविष्य सुधारती हैं, ऑब्वियसली उसी के लिए है ये प्रोविजन एंड मॉनिटरिंग। पर वर्चुअल दुनिया जिसमें हमारे बच्चे और हमारे युवा 50% तक का अपना समय बिता रहे हैं, उसमें हम कितनी मॉनिटरिंग करते हैं, ये सोचिए। शायद जीरो। मैंने बताया मैं पूरे देश में जाता हूँ, मेरे को पूरे देश के पोजीशन मालूम है। 0% मॉनिटरिंग इज वेरी पोर। एंड व्हाई वी डू इट, देयर आर मेनी रीजंस, उसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, वी हैव फिनिश। टाइम नहीं है किसी के पास, इंटरेस्ट नहीं है किसी के पास, बिकॉज हम हर चीज फिजिकल दुनिया के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। बच्चा मेरे सामने बैठा है, कंप्यूटर कर रहा है, डिवाइस से खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुरक्षित होगा। बट वो भी दुनिया है, मैंने आपको पहले बताया, उसमें भी उतने ही खतरे हैं, ज्यादा ही है, शायद दिखते भी नहीं। और उसमें कितना सुरक्षित है इनका, हमें सोचते नहीं, बिकॉज हम हर चीज को फिजिकल दुनिया से मेजर करते हैं और देखते हैं, है ना। तो टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है और नॉलेज भी नहीं है बच्चे और युवकों को। टाइम भी निकालते और थोड़ा नॉलेज भी एकत्रित करिए, तब आप अपने बच्चे से मॉनिटर करके उनको अपराधों से बचाओ। बच्चे नहीं हो तो आप अपनी अपनी ये सुरक्षा के उपाय कर सकते हो बेहतर ढंग से, बट फिर भी आप इतने मेच्योर नहीं होंगे, आपको फिर भी गाइडेंस और मॉनिटरिंग चाहिए फ्रॉम एडल्ट्स। तो आपके लिए भी जरूरी है, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे अपराध बनाए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। एक तो अपराध होता है साइबर का सबके खिलाफ, एक होता है टेलर मेड, उन्होंने टेलर मेड अपराध बनाए हुए बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वरिष्ठों के लिए, अलग अलग अपराध अलग है। बच्चों के लिए बहुत टाइप के अपराध हैं और बच्चे अपने आप को बचा भी नहीं सकते। बचाना कितना किसको है, आपको। तो आज से कुछ उसके बारे में 3 चीजें जो मैंने बताई, सोचिए और करिए, मॉनिटर करिए। 3 चीजें मैंने भी, इसमें भी 3 मैंने डिफाइन करी हैं, 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो साइबर स्पेस में बच्चों के लिए आते हैं। ये 3 सिर्फ नहीं है, और भी बहुत हैं, बट पहले इनसे तो स्टार्ट करो, ये सबसे बड़े हैं। ऑनलाइन गेमिंग, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इट इज नॉट अ क्राइम बट इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, साइबर प्रॉब्लम फॉर चिल्ड्रन, साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इट इज कॉल्ड ऑनलाइन गेमिंग, इट इज नॉट ऑनलाइन गेम। गेम मतलब खेलना। सोचते हैं हमारे पेरेंट्स की खेल तो रहा है, गेम, इट इज नॉट, इट इज गेमिंग। एंड अकॉर्डिंग टू WHO, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, अगर कोई बच्चा समय से ऑनलाइन गेमिंग करता है तो वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है, क्योंकि वो अब ऑनलाइन गेमिंग जो है, ऑनलाइन गेमिंग इज नॉट ओनली एन एडिक्शन नाउ, एक्सेसिव ऑनलाइन गेमिंग एक डिजीज, एक बीमारी के श्रेणी में पहुंच गया है। आई एम श्योर मॉनिटर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे बीमारी की श्रेणी तक चले जाएंगे। तो मॉनिटरिंग स्टार्ट करो। आई डोंट थिंक यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी, अब तो मैंने कंट्रोल आपको दे दिया संजय, अब तो कर लो सबको म्यूट। एनीवे, तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज है कि आप उनके टाइम को फिक्स करिए, बियॉन्ड द टाइम इट इज मेंटल डिसऑर्डर, आई टोल्ड यू। दूसरा है कंटेंट देखिए। ऑनलाइन गेमिंग के बहुत टाइप के वायलेंट गेम्स होते हैं, बहुत ब्लड, बहुत बुलेट्स, बहुत मर्डर्स, बहुत वायलेंस, तो उसकी कंटेंट को भी देखिए। दोनों चीज मॉनिटर करिए और कंट्रोल करिए, टाइम एंड कंटेंट। अभी मैं कुछ अखबार में पढ़ रहा था, वियतनाम का केस था, एक 80 साल की ग्रैंडमदर की हत्या उसकी 15 साल के ग्रैंडसन ने कर दी, क्योंकि उसने उसको $6 नहीं दिए एक ऑनलाइन गेम खेलने के। वो गेम फुल ऑफ वायलेंस ऑफ कोर्स। तो प्लीज यू हैव टू मॉनिटर योर चिल्ड्रन एंड सेव देम फ्रॉम एक्सेसिव ऑनलाइन गेमिंग एंड द कंटेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। सेकंड इज ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन साइबर बुलिंग भी बोलते हैं इसको। ये सब बहुत ही भयंकर अपराध है जो बच्चों के खिलाफ हो रहा है, और इसका डैमेज परमानेंट होता है अगर एक सीमा से आगे चले जाए, और ये बच्चे आपको बताएंगे भी जब तक बहुत देर ना हो। आपको देखना भी आपको है, मॉनिटर भी आपको, उसकी समाधान भी आपको ढूंढना है।
आप इसको ध्यान से देखिएगा। बुलिंग का मतलब किसी को तंग करना। तो लास्ट आई फिनिश क्विकली। बुलिंग नहीं होने देना है। बुलिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा अपराध है। सिर्फ बुलिंग, उसमें आप टेक्नोलॉजी ऐड कर दो, वो साइबर बुलिंग हो जाता है, और भी बड़ा अपराध हो जाता है। इट स्प्रेड्स फास्टर, इट्स follows children home, it has wider audience। मैंने बच्चों को देखा है खाना छोड़ते हुए, पढ़ना छोड़ते हुए, सोना छोड़ते हुए, बाहर जाने छोड़ते हुए, डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड तक कर लेते हैं। वेरी सैड। अभी एक IIM की लड़की का केस आया था, वो मेरे पास आ गए थे, उसके पेरेंट्स ने टाइम में देख लिया। गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची भी नहीं थी एक्चुअली, शी वाज अ ग्रोन अप गर्ल, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रही थी, ब्रिलियंट गर्ल, शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, उसने पढ़ना जाना आना सब छोड़ दिया था, साइबर बुलिंग की शिकार हो गई। उसके पेरेंट्स ने पहले देख लिया, टाइम में देख लिया, आई थिंक मॉनिटर अच्छा किया, मेरे पास लाए। मैंने बच्ची से, उस लड़की से बात करी, उसको यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ ऑब्सीनली बहुत बुरी तरह उसको बुलिंग कर रहे थे। हमने उसका ट्रेस किया, जैसे मैंने बोला डिजिटल फुटप्रिंट्स। पता है कौन निकला? उस बच्ची का बेस्ट फ्रेंड, अनदर गर्ल जो पूरे समय उसके साथ रहती थी, वो थी इसकी कल्प्रिट। फिर भी एनीवे हमने काउंसिल जो भी किया, अल्टीमेटली अब वो लड़की ठीक है। नहीं तो थोड़ा लेट हो जाता, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता। मैं इसके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। ऐसा बच्चा या ऐसा युवा जो दूसरे बच्चे युवा को तंग करे, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, ऐसे बच्चे या ऐसे युवा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जेल जाना है, अगर अपराध की श्रेणी में, तो अपराध भी उनको जाना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है किसी दूसरे बच्चे के अपना जिंदगी बर्बाद करने का, ओनली फॉर फन, अपनी मनोरंजन। और आपको ये देखना पड़ेगा, इसको आपको देखना है। अपने बच्चों को बुलिंग से बचाइए, बच्चे आपको बताएंगे भी नहीं, टिल इट बिकम्स वेरी लेट। मॉनिटर करिए, बुलिंग जैसे भयंकर अपराध से उनको बचाइए, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत देखे हैं और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आई एम टेलिंग यू, अगर इस समय पे मिलता नहीं। एंड लास्ट इज ऑनलाइन ग्रूमिंग। ऑनलाइन ग्रूमिंग भी, ये मैं जल्दी से बता दूं, ग्रूमिंग मतलब तैयार करना। किस चीज के लिए तैयार करना? गलत चीज के लिए। बच्चों की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मैंने देखी है, इनोसेंस एंड एडवेंचरिज्म। इनोसेंस मतलब वो समझते नहीं है क्या हो रहा है या क्या करना है, और एडवेंचरिज्म करना सब चाहते हैं, तो इसीलिए इसका शिकार हो जाते हैं ये बच्चे। तो ये जो आपराधिक तत्व होते हैं जो मिडिल एज होते हैं, ये बच्चे की उम्र के बन के एक प्रोफाइल बना लेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट बना देंगे, फ्रेंड बन जाएंगे, फिर उनसे बातचीत करते रहेंगे। थोड़े दिन बाद उनको अपने जो विश्वास में ले लेंगे, फिर सीक्रेट शेयर करने लग जाएंगे। तो बच्चा है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, और उसको ना कुछ इतना ज्यादा उसको बोध ही नहीं है। उन्होंने अपनी सीक्रेट शेयर कर ली, एक बार उनको सीक्रेट पता चल गया, ब्लैकमेल स्टार्ट कर दिया, तो ये करो, फोटोग्राफ्स भेजो, पीडोफिलिया तक मामला चले जाता है। नहीं तो हम स्कूल में बता देंगे, आपको पेरेंट्स को बता देंगे। और बच्चे, जैसे मैंने बोला, एडवेंचरस तो बहुत होते हैं, फिर इनोसेंट भी होते हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आती क्या करते, और फिर बताते भी नहीं और सब कुछ करते रहते हैं, और बहुत बहुत बुरे क्राइम के शिकार हो जाते हैं। पीडोफिलिया तक मैंने आपको बोला है। केस था अमेंडा टॉड का, ये एक कैनेडियन केस है। वो बेचारी 15 साल की बच्ची थी, उसके साथ किसी ने यही घटनाक्रम किया, और उस बच्ची मंगली बुकिंग करी, पता नहीं क्या क्या किया उसने। अल्टीमेटली 15 साल की उम्र में सुसाइड किया। उससे पहले उसने फेसबुक पे एक वीडियो किया और एक फ्लैश कार्ड के थ्रू अपनी व्यथा पूरी बताई, क्या घटा उसके साथ। वो ऑफकोर्स बाद में पकड़ा गया, वो हॉलैंड का रहने वाला था। कई बच्चों के साथ उसने ये हरकतें करी, बट ये होने ही नहीं देना है। ग्रूमिंग, गेमिंग, ग्रूमिंग से बचना चाहिए। और भी बहुत सारे अपराध बच्चों पे हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करिए। ऐसा मेरा आप पे, और आज के युग में ज्यादा हो रहा है, वेरी केयरफुल। ये 3 थे ग्रुप। अब मैं अंत में आपको 5 अपने की पॉइंट्स बता दूं। की पॉइंट्स मतलब मेरी बातें जो हैं शायद आपको याद रहे, बड़ी अच्छी बात है, आप उनको लागू करो और भी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद रहे तो ये मंत्र याद रख लेना, 5 मंत्र में ये आपके काम मन में जरूर। पहला क्या? माइंडसेट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमेशा रखें। वो माइंडसेट क्या है? अलग माइंडसेट, वो अलग दुनिया है, अलग माइंडसेट है। अपने मन में इसके बारे में रखें, इसको हमेशा सिक्योरिटी की एक्टिविटी, सिक्योरिटी के संबंध में सोचें और करें। लेकिन है शॉर्टकट से बचिए, लालच से बचिए। फाइनेंशियल क्राइम होता है ना, साइबर क्राइम की दुनिया में, वो इंसान की लालच की भावना पे बेस्ड होता है, और कोई शब्द नहीं है। घर बैठे लॉटरी लग गई, घर बैठे नौकरी लग गई, आप मन में रखो, मेरे को सफल हो गए। शॉर्टकट से बचें। मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत एम्पावर किया है, बहुत आसान की है जिंदगी। हर शॉर्टकट को अपनाना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो सही रास्ते पे। सपोज आपको SBI के आप कस्टमर हो, अगर आपको कोई लिंक आया कि SBI पे जाइए, जरूरी है कि वो लिंक दबा के जाना ताकि आपका टाइम बच जाए। ये असुरक्षित बिहेवियर है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो शॉर्टकट से बचना है। आप एक नया टैब खोलिए,
ऊपर URL में अपने हाथ से टाइप करिए www.sbionline.com और उसको एंटर। तब आप असली उस पे पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे। नहीं तो ये शॉर्टकट्स की भावना अपनाते अपनाते शायद आप गलत जगह उधर पहुंच जाएं। तो इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बट लगाइए, सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। थर्ड इज, ये बंद हो गया, अब मैं जल्दी से बता देता हूं, इसमें फिर शेयरिंग स्टॉप हो गई। तीसरा जो मंत्र है वो ये है कि आप थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले सोचिए। सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही होता है, जल्दबाजी में लिया निर्णय ज्यादातर गलत होता है। यही तो पुरानी कहावत है। तो कुछ भी पोस्ट, शेयर, लाइक, फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोच लो। अगर आप सोच के फिर करोगे तो आप शायद गलती कम करोगे। सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही। 2 सेकंड सोचिए, 5 सेकंड सोचिए, बट सोचिए। ओके, डोंट बी इन अ हरी। थर्ड, चौथा जो मेरा पॉइंट है, मंत्र है, वो ये है, हैव फुल नॉलेज। पूरा जानकारी रखें फिर गतिविधि करें। ये इंफॉर्मेशन का ही एज है, इंफॉर्मेशन ही पावर है, सिक्योरिटी के लिए भी है, सब चीज के लिए है। तो इंफॉर्मेशन रखिए, उसका अच्छे से उपयोग करिए और इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया तो उसके बाद अब मेरे को क्या करना। इंफॉर्मेशन इज पावर, उसको रखिए और सिक्योर रहिए, उसके बिना कोई और रास्ता नहीं है। पांचवा मंत्र, साइबर स्पेस में किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। आपके सामने कुछ नहीं है। बेसिकली साइबर स्पेस में जब है, आप एक स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक स्क्रीन, आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई जगह नहीं है, एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है, हर चीज सत्य नहीं होती, ये मन में रखिए। तो ये मेरे 5 मंत्र, इनको याद रखिए। अब आप लोगों को धन्यवाद। अब संजय, आप यू कैन टेक ओवर, क्वेश्चंस हैं पूछ लीजिए, वी विल ट्राई टू आंसर देम। सर, एक क्वेश्चन आया है कि वाईफाई यूज यदि कर रहा है कोई पब्लिक प्लेस पे, तो उसमें क्या सावधानी रखें? पब्लिक प्लेस पे वाईफाई, मेरा हमेशा बोलना है कि अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो हमेशा सर्फिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, सर्चिंग के लिए या किसी साइट पे जाके देखने के लिए ही करें। ऐसा कोई गतिविधि पब्लिक वाईफाई में नहीं करें जिसमें आपको आपका अकाउंट नंबर या आपका पासवर्ड या यूजर नेम डालना पड़े। तो दिस इज द बेस्ट वे टू बी सिक्योर व्हेन यू आर यूजिंग अ पब्लिक वाईफाई। दूसरा एक क्वेरी है कि इस करंट सिनेरियो में इंडस्ट्री को साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इंडस्ट्री को बचने के लिए इस साइबर क्राइम के, देखिए मेरा कहना है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री मीडियम एंड स्मॉल स्केल है तो उनके अलग अटैक्स होते हैं। मैंने जैसे बताया, अननोन से कांटेक्ट नहीं। एक क्राइम हुआ था बीच में, बहुत चला था MSMEs के लिए। वो ऑर्डर प्लेस करने के मान से एक ईमेल भेजते थे अननोन सोर्स से, एक लेटर उसके साथ होती थी, ऑफर लेटर, और लोग उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ का ऐसा मेंशन होता था। तो MSME के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना ऑर्डर, तो फटाक से उस लेटर को डाउनलोड कर लेते थे देखने के लिए, और उसी में वायरस होता था। और वायरस के कारण उनका जो ईमेल का स्क्रीन है, जो जीमेल या जो भी जो जिसके माध्यम से वो आया है, वो उधर स्क्रीन शेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे वो खुल जाता था। अब एक एक्सेस उनको मिल गया उनके ईमेल के लिए, दे डिडंट नो द पासवर्ड बट दे गॉट द ओनली 1 एक्सेस। तो उस समय वो पूरा इनबॉक्स आउटबॉक्स सब देख दाख के पूरा देख लेते थे कि कहाँ इनकी डिलीवरी है, कौन कौन इनके क्लाइंट्स हैं, क्या क्या उनके ईमेल आईडीज हैं, किसके साथ उन्होंने माल भेजा हुआ है, वो सिर्फ पैसा आना है, ऐसा करके जान के फिर वो एक है डिलीटिंग, एक फॉरवर्डिंग, कई चीजें करते थे ताकि पेमेंट उनके पास चले जाए। सो आई थिंक ऑल दीज बिजनेस कंसर्न्स should be first always having a cyber security expert. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर वाले जो लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले जो लोग होते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग नहीं होते हैं। अगर आप सोचो, जो आपका कंप्यूटर चलाता है, जो सॉफ्टवेयर का रन करता है, वो भी सिक्योरिटी का भी काम कर लेगा तो शायद नहीं कर पाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको एम्प्लॉय करना चाहिए। उससे आप ज्यादा सिक्योर रहोगे। फायरवॉल्स बनाएगा वो, आपके सिस्टम्स बनाएगा वो, आपको सिखाएगा भी, आपको बताएगा भी क्या सेफ बिहेवियर होता है, और खुद भी सेफ बिहेवियर करेगा। तो वो एक व्यक्ति होना चाहिए आपके पास अगर आप पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहते हो। दूसरा तो वही बातें हैं, खुद ही प्रलोभन में मत आइए, ऐसी ईमेल्स मत खोलिए
ऐसी डाउनलोड्स मत दबाइए, ऐसे लिंक्स मत दबाइए, जैसे मैंने बोला। ये सब करेंगे तो बिजनेस के लिए भी इट्स अ गुड बिहेवियर फॉर सिक्योरिटी इन द साइबर स्पेस। एक है कि साइबर जो वॉर होते हैं उसमें किस टाइप के थ्रेट्स आता है? I am not talking about cyber war, please. Cyber war is not my domain, which I would like to deal with. Cyber war is between countries, between governments, और उसका किसी citizens के साथ directly impact नहीं होता है। मेरा पूरा presentation जो है, मेरा thrust जो है, I am a police officer. I will talk about cyber crime. I will not talk about cyber war. I'm sorry. That is the work of the army, और जो भी cyber commands हैं, जो भी cyber war के लिए जो दिखते हैं, मेरे को बहुत सारी चीजें मालूम है, बट मैं बोलूंगा नहीं, वैसे भी दे कॉन्फिडेंशियल, तो वी आर बेटर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट इट। मेरा काम है साइबर क्राइम जो नागरिकों पे होता है, उनको कैसे बचना है, उनको कैसे बेहतर बिहेवियर करना है, वो मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगा, तो बेटर नॉट गेट इनटू दैट। सर एक और क्वेरी है कि एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए क्या मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, और उसमें क्या ध्यान रखना? वहां तक सवाल है, मैंने बोला ना, देयर इज वन वे ऑफ टेक्नोलॉजिकल हेल्प जिससे आपको गलती से आप बच सकते हो, गलती करने से। सम काइंड ऑफ फायरवॉल्स व्हिच आर नॉट इंस्टॉल्ड बाय यू, इंस्टॉल्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, या फिर एंटीवायरस जो आप इंस्टॉल करते हो। एंटीवायरस के लिए भी रिसर्च हुई है कि वो उनकी इफेक्टिविटी कितनी है। तो रिसर्च बताता है कि एंटीवायरस, अपडेटेड एंटीवायरस का एक्चुअली क्या है, एंटीवायरस अपडेटेड भी बहुत कम लोग रखते हैं, बट एनीवे अपडेटेड एंटीवायरस की सक्सेस रेट इज फाउंड टू बी 5% अगेंस्ट द वायरस, ओनली 5% सिक्योरिटी इट प्रोवाइड्स। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस इज मेड फॉर वायरसेस व्हिच आर नोन। एंटीवायरसेस आर नॉट मेड, जैसे अभी है कोरोना, किसी के पास उसका इलाज ही नहीं है, दैट्स अ वायरस व्हिच हैज नो एंटीडोट एज येट, nobody knows about the structures and the ways to deal with it. It's same with the cyber viruses, those which are known, उनके लिए एंटीवायरसेस हैं। some are general viruses, उनके लिए भी हैं, but some are specialized viruses जो रोज बनती हैं, जो रोज ये hackers and these criminals come up with. Many of them, lakhs of them, don't you think they are few, they are lakhs. तो इतनी सारी एंटीवायरसेस बनती हैं बाय दीज क्रिमिनल एलिमेंट्स, और सबके लिए एंटीवायरस नहीं होता, तो दैट्स व्हाई सिक्योरिटी प्रोवाइडेड 5%, बट फिर भी इट इज सिक्योरिटी। आई वुड स्टिल से 5% सिक्योरिटी भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, व्हाई नॉट? तो इट इज अ गुड थिंग टू डू। अपडेटेड एंटीवायरस विल गिव यू 5% सिक्योरिटी मान लो, बट एटलीस्ट दैट इज आल्सो गुड इनफ, समथिंग इज देयर। तो इट इज अ गुड थिंग टू डू, it's a good practice to follow, but if you think that will solve all your problems and everything will be dealt with by the antivirus, that's not going to happen. सर एक प्रश्न है कि एंटीवायरस के अलावा पासवर्ड्स के ऊपर रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए? जी, पासवर्ड्स के लिए भी, वो भी मैं प्रेजेंटेशन बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं करा। पासवर्ड बनाने के लिए भी there are 6 rules for safe and strong password. And if you think those 6 rules are capital letter होने चाहिए, upper case, lower case होना चाहिए, special character होने चाहिए, 8 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी डिक्शनरी का शब्द नहीं होना चाहिए, ये है वो 6, तो ये 6 वो नहीं है। ये तो पहला रूल ही है, ये सब मिला के पहला रूल है, साइबर योर पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्स, ये पहला रूल है। इसके अलावा 5 रूल और है, तो 5 रूल अपन को जानने चाहिए। गूगल पे जाइए, उस पर लिखिए साइबर पासवर्ड बनाने के 6 नियम, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के, आपको पता चल जाएंगे। सभी जो यंगस्टर्स जुड़े हैं उसको उनसे भी मेरे को आई हैव अ request that please don't use Google and this cyberspace only for fun, only for games, only for entertainment, only for songs, only for chats. Use the cyberspace for knowledge and information also. Google is a huge source of good information also. उस पे टाइप करो ना आप सुरक्षित पासवर्ड बनाने के नियम, आपको पता चल जाएंगे 6, उनको पहले जान लो, उसके बाद सुरक्षित पासवर्ड बनाने के तरीके भी उस पे आपको मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेस, वो टाइप कर लो, उसको फॉलो करो। Don't have this kind of general password making attempts which will always land you in trouble. सर एक और क्वेरी है, ये जो रैंसमवेयर होता है उसके अटैक किस प्रकार से होते हैं? रैंसमवेयर अटैक भी मैंने बताया ना, फिशिंग इज द बेसिस ऑफ रैंसमवेयर अटैक। कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको भेजेंगे जो आप डाउनलोड करोगे इन योर डिवाइस,
And ransomware is basically also a virus which infects the executable files, और उनके साथ जाके वो अटैच हो जाती है. Whatever the story is very long, but ultimately आपका डेटा लॉक हो जाता है. पर अगेन देयर इज नो, मैं बताऊं आपको, साइबर क्राइम में कोई ऐसा वायरस बेस्ड साइबर क्राइम नहीं है जिसमें अगर मैं साइबर क्रिमिनल हूं और मैंने उसको आपको भेज दिया तो आपके बिना कुछ करे आपके डिवाइस में वो इंस्टॉल हो जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला. आप कुछ करोगे, गलत करोगे, मतलब तभी जाके, गलती से गलत करोगे तभी जाके वो जो चीज मैंने आपको भेजी है, वायरस जो भेजा है, तब वो आपके डिवाइस में एंटर करेगा, इंस्टॉल होगा. तो the act has to be done by you. There is no virus known in the cyber world which can be only sent and the damage is done. No, it can be sent and then you will do something wrong and then it will get installed. So ransomware is also type of a phishing kind of thing. It will have some way of sending to you, ताकि email से भेजें, चाहे किसी मेल अपने SMS से, जैसे भी भेजें, phishing से भेजेंगे, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे. इट इज काइंड ऑफ अ वायरस एंड इट विल लॉक योर डेटा. वंस योर डेटा इज लॉक्ड, मींस एन्क्रिप्टेड, देन यू कैन, नोबडी कैन डिक्रिप्ट इट. उसकी की जिसके पास है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दे आर, तो इट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, इट कैन नॉट बी डन. तो एक बार वो लॉक हो गए, दे कैन आइदर लॉक ऑल योर डेटा और दे कैन लॉक सम ऑफ योर डेटा, व्हाटएवर दे वांट. तो एक बार आपका डेटा उन्हें एन्क्रिप्ट कर दिया तो डिक्रिप्ट वही कर पाएंगे. फिर आप उनको पैसे दो, अगर इतना मूल्यवान डेटा है तो दे मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आपका डेटा इज वेरी वेरी वैल्यूएबल टू यू, देन दे विल अटैक यू. अदरवाइज अगर नॉर्मल आदमी को अटैक करके क्या है, क्यों दे वो पैसा यार, दूसरा पीसी ले लेगा. सो दैट इज द इशू. इट इज डन थ्रू फिशिंग एंड उसका सेविंग इज आल्सो व्हाट आई टोल्ड यू, अननोन से नो कांटेक्ट एंड वेरिफिकेशन. थैंक यू सर. एक और क्वेरी है कि मोबाइल बैंकिंग यदि हम यूज कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इसके अलावा जो दूसरे एप्स होते हैं मोबाइल पे उन. आपका म्यूट हो गया संजय जी. दूसरे जो एप्स होते हैं मोबाइल पे यदि डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशन है? दिस इज वेरी टफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो पूछा था कि बैंकिंग सुरक्षित है कि नहीं, ऑफ कोर्स इट इज सुरक्षित. मैंने आपको बताया वो एक जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वो अपनी तरफ से सबसे सुरक्षित तरीके निकालते हैं ताकि उनकी जो बैंकिंग प्रक्रिया है ऑनलाइन वो सुरक्षित रहे. देयर इज नो डाउट. बट अगेन देयर आर मेनी वेज. जैसे एटीएम मशीन में क्लोनिंग हो जाती है कार्ड्स की स्किमिंग के माध्यम से, वो होता है. देयर इज आल्सो क्लोनिंग ऑफ द data from the routers. There are many problems. It does happen, but it is otherwise it is safe. आप रोड पे चलोगे, एक्सीडेंट होने का तो पूरा चांस होता है, ये मतलब थोड़ी है कि हम गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं. It is not like that. So it's same thing. Online banking is very safe. There is no problem. There are some safe behaviors which you can do, जो आपको करना चाहिए. पहली बात, जैसे मैंने बोला, आपको ऑनलाइन बैंकिंग करते समय हमेशा अपने URLs चेक करने चाहिए कि आप ही की बैंकिंग साइट है कि कोई और है, हाइपरलिंक करके आपको किसी फेक साइट पे भेज दिया. दूसरा, एक उसमें HTTPS आता है. ऑल फाइनेंशियल साइट्स में आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए. ओनली दैट डोमेन नेम में HTTP इज नॉट गुड इनफ. HTTPS, S मीन सिक्योर, और एक ग्रीन ताला उसके साथ होता है, उसको भी चेक करिए. URL चेक करिए, HTTPS चेक करिए. और ऑनलाइन बैंकिंग में मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स प्रोवाइड अ वर्चुअल कीपैड. उस वर्चुअल कीपैड को यूज करिए, ताकि वर्चुअल कीपैड का क्या एडवांटेज होता है, दैट की लॉगर बोल के एक सॉफ्टवेयर, एक वायरस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली वो. इट कैन बी यूज्ड एज अ वायरस. आपके डिवाइस में भेज दिया, इसके बाद आप जो टाइप करोगे वो उनके पास पहुंचता रहता है. तो अगर आप वर्चुअल कीपैड यूज करोगे तो दैट इज नॉट अ की स्ट्रोक. वर्चुअल कीपैड जब आप यूज कर रहे हो, इट इज अ माउस का क्लिक, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता उस सॉफ्टवेयर में, उस काइंड ऑफ. तो दीज आर सम सिक्योर बिहेवियर्स यू कैन डू. चेक द URL, check that HTTPS with the lock वो है कि नहीं है ID में. Check, always use a digital keypad to enter your account details and your passwords and whatever. Then online banking will be very secure. I'm not saying 100% secure. It's not necessary. As I told you, 100 locks cannot ensure security, but it is secure. There is no problem. दूसरा वाला apps वाला जो आपने पूछा था, apps का भी is a challenge, because these apps which provide free service to you, why should they provide free service? कभी आप सोच लो, आपको समझ आ जाएगा. कुछ ना कुछ तो ले ही रहे होंगे कि आपको फ्री सर्विस दे रही है फेसबुक एंड गूगल एंड ऑल दैट. तो सेम विद द एप्स. So there is no app in the digital world which will download into your device without saying I agree, signing a contract. No app. There is no app which will. There is no account which you can create in the digital world without again signing terms and service.
तो ये सारी टर्म्स ऑफ सर्विस में क्या लिखा होता है हम कभी पढ़ते नहीं है और पढ़ भी नहीं सकते, बिकॉज एक तो ये बहुत लंबी चौड़ी होती है, जानबूझ के बनाई जाती है लंबी, ताकि अगर पढ़ना चाहें तब भी नहीं पढ़ सकते, और दूसरी बात अपन को टाइम भी नहीं होता, अपन सोचते हैं कि चलो चलो आगे बढ़ो यार, कौन बार बार क्या पढ़ेगा, तो एटीट्यूड भी नहीं है। तो माय ओनली सजेशन टू यू इज दैट एज आई टोल्ड यू कि आप अगर मैं आपको बोलूं फेसबुक एंड व्हाट्सएप बंद कर दो तो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आपके लीकेज के सिस्टम तो कम हो जाएंगे, बट आप करोगे क्या? आप नहीं करोगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा आप करो, बट ध्यान से करो। क्या कर रहे हो सोचो, कितना शेयर करना, कब करना, किससे करना, करना भी कि नहीं करना, ऑल दैट यू हैव टू थिंक। सो इवन फॉर द एप्स, अगर वो ऐप बहुत नेसेसरी है आपके लिए तो करो उसको डाउनलोड, एंड you cannot say that ऐप ही छोड़ दो, this is no security advice, है ना। तो इसीलिए I will say which apps you actually need, you please only download them, because you don't have ever read the terms of service, and you will never know what is written in that. So you will only do that which is very necessary to you. Don't download all types of apps because just a habit, सभी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। Second, once you have used it and you don't need it anymore, then please uninstall it also. Don't continue the damage if there is a damage. Okay. And third is that अपने device को हमेशा scan करो in regular intervals। जो आपका device है, ideal time may be 3 months, let us make it 6 months, but at least 6 months में अपने डिवाइस को सॉफ्टवेयर बेस्ड स्कैनिंग कराइए। जिस कंपनी का डिवाइस है, जैसे मेरा आईफोन है तो आईफोन का कोई स्टोर होगा, उनके पास स्कैनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, उसको स्कैन कराओ, फाइंड आउट इफ देयर इज एनी मैलवेयर काइंड ऑफ थिंग देयर व्हिच इज कॉजिंग यू डैमेज, इट इज ऑलरेडी कॉज्ड यू, बट आगे ना हो उसके लिए स्कैनिंग कराओ। दूसरा, वही ऐप डाउनलोड करो जिसको आपको आवश्यकता है, और तीसरा, एक बार उसका यूज हो गया तो प्लीज डू नॉट कीप इट इंस्टॉल्ड, अनइंस्टॉल इट, so that if it is a kind of a data theft kind of a thing, then at least जो हो गया, आगे तो नहीं होगा। तो it is these are 2-3 things which you can do. थैंक यू सर। कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपका ईमेल आईडी एटलीस्ट यदि कोई कन्वर्सेशन करना चाहे। इसमें ना शेयरिंग बंद हो गया, बट एक्चुअली it was there in it. I will try once more. Wait 1 minute. इसमें आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, वरुण कपूर 170@gmail ना। ये मेरा दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड माय फेसबुक पेज, जिस पे आपको जाना चाहिए एक्चुअली, facebook.com/blackribbon-initiative। जैसे मैंने बोला, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ इस फील्ड में, मैं बहुत पेपर्स में भी लिखता हूँ, रेगुलर कॉलम्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको भी मैं इसमें डालता हूँ। आप इस पेज पे जाइए, इसको लाइक करिए, और इस पेज का अगर अपडेट्स आपके लिए ऑन है तो अगली बार मैं इस पे कुछ पोस्ट करूंगा आपको मिलेगा, तो आप उसको एक बार यू कैन रीड इट, यू कैन हैव सम सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एंड देन माय ईमेल आईडी इज आल्सो देयर। इफ यू हैव एनी इश्यूज व्हिच यू वांट गाइडेंस फ्रॉम मी और सम काइंड ऑफ एडवाइस, if I have that advice, I will try to give it to you. Thank you. सर, लास्ट एक और क्वेरी है कि आपने एक बुक लिखी है रिसेंटली, कैमरा इन द हैंड ऑफ कॉप, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बुक तो मैंने बताया ना, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ एक्चुअली, दैट इज आई वर्क इन साइबर, तो मेरे पैशन है, हो गया है, बट नार्कोटिक्स में, ट्रैफिक अवेयरनेस में, सुइसाइड्स में, विमेन सिक्योरिटी में, international policing, field policing, community policing. I have done a lot of work in various fields. So one of my greatest passions also is wildlife, and wildlife के बाद wildlife photography. तो I was working during this cyber thing, मैंने बताया ना, साइबर में मैंने बहुत काम किया है। तो साइबर में जो WWF है, World Wildlife Fund, and there is another organization called Traffic and World Wildlife Trust of India and all, तो उनका भी मैं नेशनल लेवल ट्रेनर बना, क्योंकि मेरा बहुत शौक है वाइल्ड लाइफ में बचपन से। तो उनके माध्यम से they wanted that I should train the forest officers in various parts of the country for using cyber technology for solving wildlife crimes. तो मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, जब भी मेरे पास टाइम था पहले, सारे नेशनल पार्क्स गया मैं, नागालैंड में, पता नहीं कहाँ गया मैं, बिगर पार्क्स जो हैं, नागालैंड में गया, मणिपुर में गया, मिजोरम में गया, I went to Kerala, I went to so many places. So I obviously did a lot of photography, and then I love writing also. So I wrote a book, and with photographs. That book is called Cop with the Camera and Wilderness Diaries. So that is the concept. अभी वो पहली बुक है मेरे पास, तो बहुत सारा कंटेंट है, मैं पता है और भी लिखूंगा, पर टाइम नहीं है। टाइम होगा तो फिर एक दूसरी लिखूंगा, and you know I've traveled the world also, so I will write about traveling also in India, abroad also. That's what I want. Let us see, when we have time, we'll do it.
Yeah. It has been a great pleasure to see your entire session, and I think it was amazing, and it is so meticulous that students and all the professionals who are associated, they must have enjoyed it a lot. I am I getting a hope lot so. of even contents on chat that this is an amazing session. So I, on behalf of entire community from Arena Animation, from Ujjain Engineering College, there is one Media Entertainment Skills Council also who have shared your collaterals, and there are a lot of people who are associated on Ujjain Wale and Indore Wale groups. So I thank you very much on behalf of entire community in Central India for this amazing session. I hope that it will do a lot for youngsters in particular. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you, Sanjay ji. And I hope whatever I have said will be of use, will be remembered, and will be done. And thank you. You're also doing an amazing job, Sanjay ji, with your animations and everything. And I wish you all the best. Thank And I you. hope everything gets back on rail very soon so that we Absolutely. are back to normal. Thank you for Thank inviting you. me. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir. Jai Hind.